टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए? टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ. नो वन कैन मैनेज टाइम. टाइम मैनेजमेंट दुनिया की कोई चीज नहीं है. जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था. तुम्ही को हमने चाहा था तुम्हें मिलते तो अच्छा था. जो काम जहाँ करने का है और जिससे करने का है उस कर देना चाहिए. और खुद से सवाल करें, नो और नेवर. अगर अब नहीं तो कभी नहीं. जब हम ये कहते हैं कि पूछते हैं किसी क्या कर रहे हो, कहते हैं यार वक्त ज़ाया हो रहा है. वक्त बहुत हंसता है. मैं उस टाइम क्लॉक को देखता हूँ, क्लॉक हंस रहा होता है. वो कहता है तूने मुझे ज़ाया करना. भाई मैं तो तुझे ज़ाया करके गुजर भी गया हूँ. सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान कितना किया, और रील्स देखते रहना ये कितना नुकसानदेह है. जब बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट आपका जाती चीजें जब वो मीडिया पे आना शुरू हो जाए तो बाकी चीजें छोड़ दीजिए सारी की सारी. नॉन ओरिजिनल लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लोगों के. आपको पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो 10-10 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं. अनपढ़ जाहिल जो गालियां देते हैं, जो लाइव टिकटॉक पे आते हैं, जो लड़कियां नचवाते हैं, जो उनको नंगा नाच करवाते हैं. लेकिन क्या वो कंटेंट हर बच्चे बच्ची के देखने वाला है? उस पर गौर करने की जरूरत है. क्रिस्टियानी का जुमला याद आ गया. औरत अगर कोठी पे नाचे तो कल्चर, कोठे पे नाचे तो तवाइफ कहलाती है. रिज़्क़ की अंधी दौड़ में रिश्ते कहीं पीछे रह जाते हैं. यूरो आ रहा है, जो बाहर से पैसा आ रहा है सोशल मीडिया का. लेकिन इस सोशल मीडिया ने पैदा होते ही बच्चों को जवान कर दिया. फोन देखने में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है. VPN लगा के भी देखने में पाकिस्तान टॉप 3 में है सर. जब आप शादी ब्याह को प्रमोट नहीं करेंगे, जिनसियत को प्रमोट करेंगे. आज आपको पता है शादी करना मुश्किल है, जना करना आसान है. जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनकी कह लें ऑपरेशंस एज वेल एज उनके साइज और उनकी सर्जरी तक यहाँ दस्तयाब है लाहौर में. जी लाहौर में. यहाँ तक भी हो रहा है कि डॉक्टर के पास आकर लड़की कहती है कि मेरी सर्जरी करके मुझे ऐसे बना दो जैसे मैं वर्जिन थी. और सर्जरी हो रही है. तो मुझे आप बताइए, जब ये कुछ मुयस्सर हो तो शुगर डैडी और शुगर मम्मी तो बहुत पीछे रह गई. अब तो नई टर्म्स भी आ गई हैं. अब तो गे के लिए और लेस्बियंस के लिए लड़कियां लड़कों के लिए और लड़के लड़कों के लिए और अंकलों के लिए लड़के और लड़कों के लिए अंकल, वो भी दस्तयाब है. इसी शहर में दस्तयाब होंगे तो वो यही देखेंगे सर. 753 सीटें मेडिकल की सल खाली रह गई हैं. इसका मतलब है बच्चा ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है. क्या करना चाहता है? मेरा सवाल है. व्लॉगर बनना चाहता है, yes. अपनी फैमिलीज दिखाना चाहता है. फैमिली व्लॉगिंग सर. एक सिग्नेचर जुमला कहता हूँ, 7 मीम को बदलना पड़ेगा इस माशरे में. थाना कल्चर जब ठीक नहीं होगा तो ये मुआशरा कैसे ठीक होगा सर? पाकिस्तानी मुआशरे पूरे को 2 लोग चला रहे हैं, एक थानेदार, एक पटवारी. आईजी ने भी काम करवाना हो तो उसे SHO को कहना पड़ेगा. वो SHO का इख्तियार खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता. ये कैसी मजे की बात है? दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है. और ये वजह बाहर से लोग आते हैं सर. इसमें कोई दो राय नहीं है. सियासी गैशियर पे ड्यूटी पर गया सर, बहुत सुनने वाला वाकया है. मैं माजरत अगर मेरी आंख में आंसू आज इस वाकये की वजह से. 6.5 लाख फौज जिन पे हम रोजाना इल्जाम देते हैं, अगर उसके सूबेदार ना बैठे हो ना बॉर्डर के ऊपर, तो गोली लाहौर में मेरे बेटे को आकर लगे. दुश्मन नहीं देख सकता मुझे इस तरह से. सर ये फर्क है उस इदारे के डिसिप्लिन में, उस इदारे की कुर्बानी में, उस इदारे की जांफशानी में. उसकी आवाज में क़यामत की फसूंकारी थी. लोग आवाज की लज्जत में गिरफ्तार मिले. अस्सलाम वालेकुम, एक न्यूज़ में खुश आमदीद. मैं हूं इरफान बशीर और आज हमारी खुशबख्ती है, एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है. मैं बिल्कुल बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बराह रास्त आपको मिलवाना चाहता हूं जनाब डॉक्टर काशिफ फराज साहब से. थैंक यू सो वेरी मच सर. आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. आपको और आपके सुनने वालों को, चाहने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे. जज़ाकल्लाह. फराज साहब ने कहा था कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं. ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. फराज साहब ने कहा था कि अपना हर एक दिन हर एक रात बेचकर अब आ गया है जीना हमें जात बेचकर. हम भी हैं क्या अजब के कड़ी धूप के तले, सहरा खरीद लाए हैं बरसात बेचकर. तो हम तो सर आप जब भी बुलाएंगे आप हाजिर हो जाएंगे. हम तो वो थे कि मोहब्बत था वतीरा जिनका, प्यार से मिलता तो दुश्मन के भी हो जाते थे. इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते थे. वाह वाह वाह. बल्कि वो कहता ना, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं. हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं. बिल्कुल हम आपकी इस चाल में आ गए हैं जनाब. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. आप तशरीफ लाए अपना कीमती वक्त निकाल के. मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, और आजकल के नौजवानों में जो डिसिप्लिन की कमी नजर आती है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं सर? इरफान बशीर साहब, इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि टाइम को समझ लिया जाए. टाइम कहते किसको है और क्या वो मैनेज हो भी सकता है.
ये बात है 2007 की। अच्छा। मैं अमेरिका में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था। डॉक्टर मार्था में पढ़ाती थी, रशियन है, और अभी वो टीवी देखती हैं, मेरे प्रोग्राम भी देखती हैं ट्रांसलेट करके, अब भी देखेंगी और मुझे अच्छा। डांटेंगी भी। तो वो क्लास में आई और उनका पहला लेक्चर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था। शी केम एंड शी उटर्ड, टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ। शी पॉज लिया उसने बहुत बड़ा एक। अब मैं बेचैन हो गया, पाकिस्तानी आपको पता है, जल्दी इम्पेशेंट, मैंने हाथ खड़ा किया, मैडम इफ टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ व्हाट ब्रिंग्स यू हियर इन माय क्लास। पंजाबी जी कहते हैं तू करन की आई है फिर जे मिथ थे। उसने कहा मिस्टर काशिफ यू आर सो पेशेंट पाकिस्तानी पीपल, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय सेंटेंस। अब उसने जो सेंटेंस कंप्लीट किया इरफान बशीर साहब, वो सारी जान है इस टॉपिक की। उन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ, नो वन कैन मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। इट इज अ सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दुनिया की कोई चीज नहीं है। अच्छा। कोशिश करते हैं, मैं और आप मिलकर, दोनों भाई है ना, हाँ जी। दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि आज हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं। इसे कायनात का कोई शख्स मैनेज नहीं कर सका। वाह बड़े बड़े अंबिया आए, बड़े बड़े सहाबा आए, बड़ी बड़ी कायनात में लोग आए। अल्लाह ताला ने वक्त को अपने हाथ में रखा हुआ, उसे सिर्फ वही मैनेज करना जानता है। उसने वक्त किसी के हाथ दिया नहीं। हमने करना क्या है, सेल्फ को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अच्छा। टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। भाई घड़ी को क्या कहूंगा, रुक जाओ, मत चलो, मुझे बड़ी जरूरत है, मैं अपने अब्बा को आखिरी नजर देख लूं। और भाई मुर्दा पड़ा होता है आपका बाप या माँ, एक सेकंड ही वक्त आपको देता है कि उससे आप बात कर लें। आपका बेटा और आपकी बेटी दुनिया से जा रहे होते हैं, वक्त आपको इतना वक्त नहीं देता। सो वक्त को मैनेज कोई कायनात की चीज नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह की जात के। सेल्फ को मैनेज करना है। सेल्फ को मैनेज करने के लिए कुछ स्किल होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं। पूरी वर्ल्ड में 4 ही हैं, 5वां आज तक इजाद नहीं किया किसी ने भी। मैं तो पोस्ट डॉक तक पहुंच गया हूं, मुझे नहीं मिला। पहला क्या होता है, तो पहला है शेड्यूलिंग करना अपने काम की। अच्छा। क्या आप अपने काम को डिवाइड कर लें, शेड्यूल कर लें, आपको पता हो कि कौन सा काम मैंने कब करना है, अपनी पॉकेट में लिख के रख लें, अपने मोबाइल पे आजकल अलार्म लगा लें, करते जाएं काम। दूसरा तो प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी दें कि आपका असल काम जिंदगी में है क्या। एक क्यूड्रेंट होता है, क्यूड्रेंट में कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 होता है वो काम जो अर्जेंट भी है और फौरी तौर पर उसको करना लाजमी है, ना कि नुकसान होगा, दैट इज Q1। Q2 होता है कि काम अर्जेंट नहीं है, करना जरूर है, अब ना करें, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, शाम को कर लें। Q3 होता है कि काम जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, मतलब अचानक कॉल आ गई आपके घर से, तो आपको होता है खैरियत हो, चाहे आगे से कुछ भी ना हो। और Q4 होता है काम ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, जैसे सोशल मीडिया देखना बैठ के, जैसे ऐसे रीलें सुनना, ये दिल किया सुन ले, नहीं तो नहीं। पाकिस्तान दुनिया की वाहद कौम है जिसने Q4 को Q1 बनाया हुआ है, Q1 को Q2 कर दिया, Q2 को 3 कर दिया, 3 को पता नहीं किधर भेज दिया। सो हमने अपनी प्रायोरिटी तब्दील कर दी। तो प्रायोरिटाइज करना टाइम मैनेजमेंट का काम है कि आप उसे प्रायोरिटी दे दें। तीसरा काम क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन। आज का काम कल पर मत छोड़ें, जो काम जब करने वाला है, जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था तुम्हें मिलते तो अच्छा। जो काम जहां करने का है और जिससे करने का है उस कर देना चाहिए। और खुद से सवाल करें, नो और नेवर, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और चौथी बात क्या होती है कि आप जो काम करना चाहते हैं या आपने जो टाइम को मैनेज करना है, एक्चुअली उसको आप डिवाइड ऐसे करें कि जितनी जिंदगी के रास्ते, पहलू, फैक्टर हैं, वो सारे उसके अंदर आ जाएं। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल देते हैं, हम कहते हैं 86,400 रुपए अगर आपको इरफान बशीर साहब मैं दूं, 86,400 रुपए, तो मैं पूछता हूं कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आई नीड कि आप पूरे का पूरा इस्तेमाल करें। यूजुअली लोग क्या कहते हैं, सर मैं एक मोबाइल खरीद लूंगा, 86,400 का ही आता है तकरीबन मेरा, फलां वाला जी। कोई कहता है जी मैं इसको जो है वो गिफ्ट में इस्तेमाल कर, कोई कहता है घर की ग्रोसरी ले आऊंगा। अब एक्चुअली 86,400 क्या है, ये 24 घंटे के सेकंड्स हैं। अल्लाह ताला हर जिंदा शख्स को रात पूरे 12 बजे अगले 24 घंटे के लिए 86,400 सेकंड की नेमत और दौलत से नवाजता है। मैंने बहुत ही एक कह लें कि फयाजी का सबूत देते हुए 1 सेकंड को 1 रुपया कह दिया, वरना मरने वाले से पूछिए 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, करोड़ों अरबों भी उसके लिए कुछ भी नहीं। अब देखिए कि वो 86,400 सेकंड की जो नेमत दी, मैंने उसे डिवाइड करना है। मुझे चाहिए तो ये उसमें अपने माँ बाप का हिस्सा रखूं, अपने रब का हिस्सा रखूं, अपनी फैमिली का हिस्सा रखूं, अपनी तालीम का हिस्सा रखूं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा रखूं, अपनी नींद का हिस्सा रखूं, अपनी खुराक का हिस्सा रखूं। ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। तो आपने इंपॉर्टेंस खुद अपने टाइम को देनी अगले 24 घंटे के लिए।
अदरवाइज जब मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन था, मेरी ड्यूटी लगी सियाचिन ग्लेशियर, मैंने वहां जाकर इरफान बशीर से घड़ी ऐसे देखी ना, तो घड़ी 1 सेकंड के बाद ही चल रही थी। अच्छा। जबकि मैं -42 दर्जा हरारत पे बैठा हुआ था 2800 फुट की बुलंदी के ऊपर। जब मैं कनाडा गया तो उस समंदर में ले गए हम एक जगह खाने के लिए, सिलेंडर लगा के। अच्छा। नीचे उतरे हम कई 100 फुट नीचे। अच्छा। मैंने वहां भी जाकर घड़ी देखी तो 1 सेकंड के बाद ही घड़ी चल रही थी। 24 घंटे का दिन रात होता रुकी था। नहीं। तब मुझे पता चला आसमान की पहाड़ों की बुलंदियों पे चले जाओ या समुद्रों की तह में चले जाओ, वक्त सबको एक जितना मिलता है। वाह वाह वाह। अब इसका इस्तेमाल है, कोई करके हाँ। नेल्सन मंडेला बन जाता है, बिल गेट्स बन जाता है, टेस्ला बन जाता है। हाँ। कोई मेरी तरह बैठा कहता रहता है यार वक्त को हाँ। मैनेज नहीं कर सके, हाँ। यार वक्त संभाल नहीं सके। हाँ। भाई वक्त ने आपको नहीं देना कुछ भी। हम्म। जब हम ये कहते हैं, कोई पूछते हैं किसी क्या कर रहे हो, कहते हैं यार ये वक्त ज़ाया हो रहा है। हम्म। वक्त बहुत हंसता है। मैं उस टाइम क्लॉक को देखता हूँ, क्लॉक हंस रहा होता है, वो कहता है तूने हम्म। मुझे ज़ाया करना। भाई मैं तो तुझे ज़ाया करके गुजर भी गया हूँ, हाय। तूने मेरा क्या ज़ाया करना, तू मेरा वाह ज़ाया वाह कर ही कुछ नहीं सकता। वाह वाह। वक्त ज़ाया नहीं होता, हाँ। हम ज़ाया हो रहे होते हैं। हम्म। सो हमने देखना है कि वक्त की डिमांड क्या है, वक्त हमसे हम्म। चाहता क्या है, हम्म। इस वक्त मुझे कहाँ होना चाहिए, इस हम्म। मुझे क्या करना चाहिए, हम्म। जहां हूं क्या मैं वो काम कर रहा हूं। हम्म। इरफान बशीर साहब इस बात के गवाह होंगे कि जिस जगह हमें होके जो करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे होते, बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। सब कर रहे होते हैं। मसलन इस बिल्कुल वक्त दफ्तर में दफ्तर का काम हाँ। करना चाहिए, हाँ हम जी। यहाँ बैठकर जाती बातें कर रहे होते हैं। हाँ। हम यहाँ पर जाके चाय पी के वक्त ज़ाया कर रहे जी होते हैं। जी। जब हमने घर होना तो घर की बातें करनी चाहिए, वहाँ हम दफ्तर का काम कर दफ्तर रहे का होते काम हैं। कर रहे जब होते हैं। हमने बाजार जाना अब हमने मोबाइल पकड़ा होता है। जब हम्म। हमने वालिदैन को वक्त देना हाय। हम रीलें देख रहे होते हैं। हाँ। भाई जहाँ का जो काम है वहाँ तो हम हाँ। करते नहीं, तो बिल्कुल टाइम ऐसे। मैनेज कैसे होगा हाँ। और वक्त की जरूरत के मुताबिक कैसे होगा। हाँ। सो आप ये 4 असूल अपना लें। अच्छा। वक्त को ज़ाया नहीं करना, सही है। नंबर 2 प्रायोरिटी देनी है, हम्म। नंबर 3 डेलीगेट करना है डेलीगेट काम। अच्छा करना। डेलीगेशन बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा। डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हम्म। क्या है? डेलीगेशन ये है कि जो काम इरफान बशीर और डॉक्टर काशिफ फराज अकेले हम्म। नहीं कर हाँ सकते, जी। उसके लिए 2-4 लोग ले लेते हैं। हाँ। अब यहाँ रुकिएगा ज़रा, 2-4 लोग ले अच्छा। लिए, बड़ा आसान है कहना। हाँ। कौन से लोग लेने हैं? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वाओ। टीम सेलेक्ट करनी है ना भाई आपने। अब आप क्रिकेट के लिए बैडमिंटन का प्लेयर तो नहीं लोगे, नहीं लाएंगे बिल्कुल। जिस काम के लिए जो है उसी को लोगे ना। हम्म। ये कैमरा जिनका काम है वो कैमरे में बैठे हैं, जिनसे हम्म। मेकअप कराना मेकअप कर दिया है, हाँ। जिनका साउंड का काम था वो अपना काम कर गया, आप यस। एंकरिंग कर रहे हैं, मैं हाँ। मेहमान के तौर पर जी। जो जो मेरा काम है। जी जी। अगर ये कैमरामैन भाई कहें कि नहीं मैं डॉक्टर काशिफ की जगह बैठता हूँ, हाँ। काशिफ साहब को कैमरे पर रख देते हैं हाँ। और आप मेकअप पे चले जाए, जी। मेकअप वाले वहां बैठ जाए, तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा सब। तो बिगाड़ना तो बहुत ही आसान है। हाँ। सो डेलीगेशन ये है सही बंदे को सिलेक्ट करना। नंबर 2 उससे सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना, उसे अथॉरिटी भी देना। अच्छा। भाई जो इरफान बशीर की अथॉरिटी है वो तो आपने रख ली, काम सारा उनको दे दिया, अथॉरिटी के बाद वो काम कैसे करेंगे? और नंबर 3 ये है कि जब डेलीगेशन दें तो कोचिंग करें, रहनुमाई करें, समझाएं कि भाई मैं आपसे ये बैक में लूंगा, इससे कम पे मैं राजी नहीं हूंगा। जहां वो मदद दरकार है उनको मदद दे दें। और एंड क्या है? जब भी कोई अच्छा काम करे उसे रिवार्ड दें। और रिवार्ड सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता, अच्छा। थपकी भी रिवार्ड होता है, शाबाश भी रिवार्ड होता है, रिवार्ड मुस्कुराहट भी रिवार्ड, हाँ। एक फूल भी, हाँ। यार पानी का एक गिलास भी हाँ। रिवार्ड होता है, वाह। यार चाय की एक सिप भी रिवार्ड वाह, होती है। वाह, वाह। जो आपके पास है उस वक्त वो हाँ। उसके हाथ पे रख के कहें यार मुझे अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, वाह। आपने अच्छा काम किया। फिर अब देखिए कि टाइम कैसे मैनेज होगा। जो काम अकेले नहीं कर सकते टीम के साथ मिलकर कीजिए। वाह। सो नंबर 1 डेलीगेशन, हाँ जी। नंबर 2 प्रायोरिटाइज, Priority। नंबर 3 काम को शेड्यूलिंग करना, और नंबर 4 प्रोकास्टिनेशन, आज का काम कल पे ना छोड़ना। ये चारों उसूल जिंदगी में अपना लीजिए। लाइफ में कभी टाइम मैनेजमेंट करना आपको इशू होगा ना, आपको फील होगा मेरे पास वक्त कम है। कुछ लोग एक लम्हे में वो काम कर जाते हैं जो सदियों में नहीं लोग कर सकते। कुछ लोग 100-100 साल जिंदा रहने के बाद एंड पे कहते हैं यार कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम ये नहीं कि वक्त कितना मिला, प्रॉब्लम ये है वक्त के क्वालिटी यूज कैसा किया, क्वालिटी यूज Quality कैसा use किया। कैसा आपने रील्स का जिक्र किया। आजकल हर बंदा रील्स देख रहा है, वालिदैन के पास बैठा है रील्स देख रहा है, ऑफिस में बैठा रील्स देख रहा है। ये नशा हो गया सर। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान कितना किया, और रील्स देखते रहना ये कितना नुकसानदेह है सर आज इरफान के बशीर दौर साहब, 2 अलग-अलग बातें हैं जिनको हम इकट्ठे कर रहे में। हैं। जी। एक चीज होती है अखबार जैसे पढ़ते थे हम, जैसे हम्म। किताब पढ़ते थे, आज उसकी जगह ले ली है डिजिटल मीडिया ने। अगर तो आप अपने शोबे के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने इल्म के लिए रील्स देखते हैं, टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर
इंटरव्यू सुनते हैं, इट्स वेरी गुड। इसको प्लीज जारी रखिए। मैं आपको बता सकता हूं पूरे तयक्कुन के साथ कि डॉक्टर काशिफ फराज ने अपनी जिंदगी में शायद उतना किताबों से, असातिज़ा से, अदारों से नहीं सीखा जितना मैंने मीडिया से सीखा। अच्छा। बिल्कुल मैं इंसाफ से आपको बता रहा हूँ, अखबार से मैंने सीखा, टीवी से मैंने सीखा, अब सोशल मीडिया से मैं सीख रहा हूँ। मैं देखता हूँ बच्चे क्या पसंद करते हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखकर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी कि लोग मुझे बुलाकर सुनते हैं, तो एक्चुअली मैं वो बात करता हूँ जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। मैं टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके ये नहीं बताता मैं पोस्ट डॉक हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं बताता हूँ फ्राइड एडलर ने क्या किया। मैं बताता हूँ डॉक्टर काशिफ फराज इस माशरे के लिए एक बाप के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक भाई के तौर पर क्या कर सकता है। अब जो दूसरी आपने बात की वो है एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो क्या है कि मेरा प्रोफेशन है साइकोलॉजी, मुझे चाहिए ना कि मैं अपने मुतलका सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे रील्स देखूं, समझ आती है बात। मैं अब वहां से उठाकर वो चीजें देखनी शुरू कर दूं जो मेरे ना मुतलका हैं, ना मेरे शोबे की हैं, ना मुझे इन्हांसमेंट दे सकती हैं, ना मुझे बेटरमेंट दे सकती हैं, ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे सकती हैं। तो मुझे बताइए कि उसका क्या फायदा, उससे मैं कर क्या रहा हूं। जो ही मैं वो देखता हूं, एक जिस्म के अंदर डोपामीन हार्मोन पैदा होता है। ये डोपामीन क्या है? हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसकी वजह से आप एडिक्शन कह रहे हैं। अब डिजिटल डोपामीन इतनी हो गई है कि हमने एक रिसर्च की है अभी, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। रिसर्च ये कहती है कि जब एक टीचर क्लास में खड़ा होकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, पंजाब में वो पढ़ाता है, ठीक 30 सेकंड के बाद बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। अच्छा, 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स के बाद वो कहते हैं स्वाइप करो टीचर को, स्वाइप करो टीचर, ये क्यों है, इसको चेंज होना चाहिए, और बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए। और वही टीचर कामयाब हैं जो हर 30-35 सेकंड के बाद मौजू को ऐसे तब्दील करें कि जैसे रील तब्दील होती है। जब आप एक टॉपिक 2 घंटे का लेक्चर देते हैं, कोई बच्चा उसको नहीं सुन रहा आजकल। ये वजह क्या हुई? डिजिटल डोपामिन की वजह से। आपने इंजेक्ट किया, इतनी शिद्दत से इंजेक्ट किया। अभी इंजेक्ट क्यों किया? सर पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी क्या है? व्हाट इज डिजिटल पॉलिसी इन पाकिस्तान? कोई नहीं सर, ना है ना पता है। दुनिया जहां का फजूल तरीन कंटेंट पोस्ट हो रहा है, फहाशी आम की जा रही है, घरों की खवातीन सर जो डिजिटल पे आ गई हैं, और अल्लाह माफ करे अब तो क्लबिंग भी पाकिस्तान में सर ऑन हो गई। सर जब बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट आपका जाती चीजें जब वो मीडिया पे आना शुरू हो जाए तो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए सारी की सारी। वाह वाह वाह। इस वक्त आप अपने रात और दिन में फर्क ही छोड़ दिया आपने। हाँ जी। आज आपने बीवी और मशूका में फर्क ही खत्म करके रख दिया। आज आपने बहन और हीरोइन का फर्क ही मिटा के रख दिया। सर आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज के तौर पर और आज जाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी मिनिस्टर को बुला लीजिए, फेडरल के या प्रोविंशियल के, और मुझे बिठा लीजिए। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, क्या उसे पता है डिजिटल पॉलिसी कहते किसे हैं? क्या उसने दुनिया की किसी मुल्क की डिजिटल पॉलिसी पढ़ी? सर जिन मुल्कों ने ये काम करना था, स्विट्जरलैंड ने किया, नॉर्वे ने किया, डेनमार्क ने किया, चाइना ने किया, उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने अपनी तमाम तर बुक्स जो थी उनको उठाकर डिजिटलाइज किया, सो दैट कि जब बच्चे रील्स पे जाएं तो उन्हें वहां पर भी किताबी इल्म मिले। मैं अभी रात एलेक्स शेफक को सुन रहा था। अच्छा। बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, आपको पता 40 रूल्स ऑफ लव पर राज किया उन्होंने। उसने कमाल की बात की। वो इटली में खड़ी थी, इटली में एक लाइब्रेरी में खड़ी होकर वो एक रील बनाकर कह रही हैं कि मैंने ऐसे करके बुक उठाई है इटली की लाइब्रेरी में। वो किताब क्या है? वो शेख सादी और मौलाना रूम की हकायात हैं बच्चों के लिए। किया क्या उन्होंने? उसने ऐसे करके दिखाया सफा। उसने कहा कि उनकी हकायात को डिजिटलाइज करके उसके साथ कैरिकेचर पिक्चर्स लगाकर बच्चों के लिए उन्होंने आम कर दी, और वो बच्चे आ रहे हैं और आकर इसको देख रहे हैं। मुझे बताइए आपकी कितनी किताबें, कितना इल्म, कितनी अहादीस, कुरान मजीद या बाकी चीजें डिजिटल मीडिया के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई एक इदारा बताइए जहां मैं जाऊं मुझे डिजिटल हेल्प मिल जाए। मेरे बच्चे ने मैट्रिक का इम्तिहान देना, 8वीं का देना, 7वीं का, 6ठी का, 5वीं का। मुझे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बताइए जहां मेरा बच्चा जाए, घर बैठ के तैयारी कर ले। बंद होते हैं ना, कोविड में बंद हो जाते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ बंद कर दिया, 3 दिन स्कूल बंद कर दिए। अब मेरे बच्चे ने कहीं से पढ़ना कि नहीं पढ़ना? दिखाइए गवर्नमेंट के पास कोई इदारा है। आप इंडिया की छोटी सी रियासत बिहार में चले जाएं, कलकत्ता में चले जाएं मेरे साथ, आसाम में चले जाएं मेरे साथ। उन सब ने 15 साल पहले जब मैं गया तो उन्होंने मोबाइल के ऊपर पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरी डिजिटल पॉलिसी के तहत उन्होंने सिलेबस रखा, टीचर रखे, क्लासरूम रखी। आज खान एकेडमी दुनिया में क्यों चलती है? एक नाम है ना खान एकेडमी का पूरी वर्ल्ड के अंदर, कि बिल गेट्स को आना पड़ा उनके दफ्तर में आकर, पैसे उनके हाथ में पकड़ाने पड़े, इसलिए कि उस शख्स ने
15-20 साल पहले ख्वाब देखा कि मैं डिजिटली लोगों को घर बैठे वो नॉलेज, वो इल्म दूंगा जो वो जाके ट्यूशनों पे पढ़ते हैं। ये हाँ, काम था रियासत का, ये काम था रियासत गवर्नमेंट का। का। सो गवर्नमेंट ने अपना काम किया नहीं। अब जैसे आपने गिला तो बहुत आपका जायज है जी। कि हर वो शख्स आ गया जिसका कोई तल्लुक नहीं, डिजिटल मीडिया पे आके उसने ऐसी ऐसी, हाँ भाई जी। आया क्यों? हाँ, क्योंकि रूम मौजूद था। हाँ, देखिए जब रूम मौजूद हो किसी ने तो आना होता है। हाँ, मुझे अक्सर लोग, मैं बल्कि यहाँ अल्लाह ताला खुद तौसीफ़ ही ना करवा दे, हुँ, मैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और टीवी पे इसलिए भी आता हूँ, डॉक्टर काशिफ राज तुम नहीं आओगे, कोई 2 कोई नंबर 2 आएगा। नंबर आएगा। वो जो बातें बताएगा उसने ना पढ़ी होंगी ना उसका इल्म यस। होगा। आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, हुँ, मुझे किसी एक का दिखाइए उसकी डिग्री मोटिवेशनल स्पीकिंग में है। नहीं। उसने आईओ पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हाँ, बिहेवियर, हाँ, उसने सॉफ्ट स्किल्स पढ़ी हुई हैं, उसने लाइफ स्किल्स पढ़ी हुई हैं, हुँ, लेकिन वो बता रहे हैं ना क्यों? हुँ, इसलिए कि जो ओरिजिनल लोग थे वो चले गए कहाँ? एकेडेमिया में। उन्होंने कोशिश नहीं की यहाँ पर आने की। वो डिजिटल पे नहीं आए, टीवी डिजिटल पे नहीं नहीं आए। आए। यस। तो हुँ, जब तक वो नहीं आएंगे ओरिजिनल लोग, तो फिर ऐसे ही नॉन हुँ, ओरिजिनल लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन लोगों के, आपको हुँ, पता है कि वो हुँ, कौन कौन से लोग हैं जो 10-10 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, जी, अनपढ़ जी। जाहिल, हाँ जो जी। गालियां देते हैं, जो लाइव हुँ, टिकटॉक पे आते हैं, हुँ, जो लाइव यूट्यूब पे आते जी। हैं, जो लड़कियां नचवाते हैं, जो उनको हुँ, नंगा नाच करवाते हैं, जो उनको उनके हुँ, दुपट्टे और उनकी शर्टें हिलाते हैं वहां पर बैठ हुँ, के, वो हुँ, क्यों आगे आगे? क्योंकि एकेडेमिया ने अपना काम नहीं किया। एकेडेमिया ने काम क्यों नहीं किया? उनको प्लेटफॉर्म नहीं किसी ने दिया। हुँ, प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम था, हुँ, प्लेटफॉर्म देना गवर्नमेंट का काम था, हुँ, प्लेटफॉर्म देना रियासत का काम था। एक पॉलिसी हुँ, बनती, हुँ, उस पॉलिसी के तहत अच्छे लोग भी आते, बुरे हुँ, लोग भी आते, बुरे खुद को खत्म हो जाते। अब हुँ, आलम यह है कि बुरों का राज है। राज है, आज अच्छे आना भी चाहेंगे तो बहुत पीछे। आपने टेस्ट ऐसा डेवलप कर दिया ना अपनी हाँ, कौम का, पूरे देखेगा बच्चों कोई का, नहीं उनको। क्यों देखेगा कौन, हाँ, की बात सुनेगा हाँ, कौन? और भाई ये वो मुआशरा बन गया जहां बाप की बात बेटा नहीं सुनता, यस। माँ की बात बेटी नहीं सुनती। हुँ, इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की यलगार की वजह से हुँ, बच्चा कहता है पापा पढ़ने का जरूरत क्या है? पापा आपने पढ़ के नौकरी की थी तनख्वाह के लिए। क्या पापा बनाया? जितनी आपकी तनख्वाह है उतना मेरा एक वायरल हो जाए 60 सेकंड का तो पापा मुझे उतने पैसे आ जाते पैसे हैं। आ जाते डोंट हैं। टेल मी कि पढ़ लिख के तो हाँ, करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसे हुँ, कमाऊंगा, मैं हुँ, ऑलरेडी कमा रहा हूं। अब बताइए हुँ, क्या जवाब है? तीन हुँ, चार साल के बच्चों को आप भी जानते हैं उनके नाम, हुँ, जिनको सोशल जी, जी। मीडिया पे लाके लोग करोड़ों हुँ, रुपए की कमाई कर रहे हैं, कर दुबईयों रहे में हैं, घर बना लिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। हमें कोई इतराज नहीं, मेहनत करें, आगे आएं, हुँ, हुँ, लेकिन क्या वो कंटेंट हर बच्चे बच्ची के देखने हुँ, वाला है? नहीं। उस पे गौर करने की ज़रूरत है। हुँ, कौन-सा कंटेंट किस ऐज को देखना चाहिए, किस हुँ, ऐज, जिन लोगों ने ये टिकटॉक और इस तरह के दीगर हुँ, इंस्टाग्राम या हुँ, रील्स या थ्रेड्स या जो आजकल चले हुए हैं हुँ, मुख्तलिफ तरह के वो हुँ। बना के रोज़ जी, स्टिक्स जी, बनाते हाँ, हैं। हाँ, स्टिक्स। क्या जिस मुल्कों के ये इजादात हैं, क्या हुँ, वहाँ 12 साल के बच्चे को अलाउ है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस मुल्क ने ये पेरेंटिंग मूड ऑन होता है पेरेंटिंग सर। मोड ऑन हुँ, होता है, जिस मुल्क ने ये मोबाइल इजाद किया, जि हुँ, जो आईफ़ोन के बानी हैं, हुँ, और जो बिल गेट्स दुनिया का जी, अमीर तरीन आदमी, उसने कहा मैंने अपने बेटे को 20 साल तक मोबाइल नहीं नहीं लेकर दिया, दिया था। नहीं दिया। यार शर्म आनी चाहिए हमें हाँ, कि जो बानी है इन चीज़ों के, उनके घर का आलम तो ये है, हुँ, और हमारे हर रेडी, हर हुँ, दुकान, हर हुँ। मज़दूर के बच्चे और अपने पास भी ये मोबाइल पकड़ा हुआ है। सर वो वालिदैन जो 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या वो माएँ जो कहती हैं जी हमारा बच्चा रो रहा है, जो लो जी ये मोबाइल ले लो, वो बच्चा स्क्रॉल करता रहता है। माएँ जनाब जान छुड़ा चुकी हैं बच्चों से। उन माँओं के लिए क्या पैगाम है? उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? और वो बच्चे बड़े होके बनेंगे क्या सर? बहुत अच्छी बात। पहला पैगाम ये है कि उस बच्चे की अम्मी का नाम सेल फ़ोन है और हुँ। उस बच्चे के अब्बू का नाम सोशल मीडिया है। सही बात है। पेरेंटिंग हो रही है ना सर। हाँ जी। एक्चुअली जो काम आपने करना था, आपने मोबाइल पकड़ाकर अपनी ड्यूटी मोबाइल को दे दी। हाँ जी, तो अब कल मोबाइल ही पेरेंटिंग कर रहा है ना उस बच्चे की। बिल्कुल। मोबाइल के अंदर जज़्बात नहीं है। नहीं है। मोबाइल को नहीं पता जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है वो मेरा बेटा या बेटी है। हाँ वो जी। कम्युनिटी समझकर हर एक के सामने वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। एक बार जो टच हो गया आपसे, अब वो लॉगरिथम ऐसा है, उस सिस्टम ऐसा हाँ, है कि वही चीज़ें आती जाएँगी उस वही बच्चे के दिक्कत है। आगे। सो ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को मोबाइल देकर कहते हैं किसी काम पे लगा दें और हम अपना काम कर लें, मैंने जी किचन का करना है, वालिद कहते हैं मैंने अपना दफ्तर का करना है। कल आप ज़हन में रखिए कि ये वो बच्चे होंगे जो डिजिटल डोपामाइन के इतने शिकार हो चुके होंगे कि उनको माँ और बाप की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज़ उसके अंदर डिजिटल डोपामाइन नहीं होगा। नहीं होगा। अगली बात, इसमें इतनी अक्लमंदी के साथ लॉगरिथम डिज़ाइन किया गया है कि डिसलाइक का बटन कोई नहीं रखा गया। हाँ। यहाँ नसीहत का बटन कोई नहीं है। वाह, 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 यहाँ वाह, पर कोई वाह! ये नहीं कहता बेटे सुबह जल्दी उठा करो, वाह! बेटे फजर की नमाज पढ़ा करो, बेटे अपने दादा के साथ सैर पे जाया करो, बेटे ठंडे पानी से नहाकर कपड़े चेंज कर लो, बेटे बाल कंघी करके जाना, बेटे अपना काम कर लिया स्कूल का।
जब जिंदगी में उसको ये सारी बातें सुननी पड़ेगी तो उसे फिर ये याद आएगा जो ऐसी कोई बात नहीं करता। वो जो बैठी हुई है ना अमेरिका में, जो मेरी दोस्त है, FB के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और X के ऊपर, वो मुझे कहती है व्हाट्स 20, व्हाट्सअप, व्हाट्स 40। वो मुझे नहीं कहती कि तुम्हारी पैंट अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी शर्ट ठीक नहीं है, तुमने शेव क्यों नहीं बनाई है आज, तुमने नहा लिया था, तुमने नाश्ता कर लिया था, रात को जल्दी सोया करो। उसे कोई जरूरत नहीं इस बात की। वालिदैन ये बात कहते हैं। ऐसे बच्चे क्यों वालिदैन से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डिजिटल डोपामिन में चीजें सीखी नहीं। नसीहत, एडवाइस, गाइडेंस, काउंसलिंग, सीधा रास्ता, तालीम उनको कोई देने वाला नहीं। यहाँ पर कौन है? सिर्फ तारीफ करने वाले। यहाँ अब मैं और आप अपनी तस्वीर कौन सी लगाते हैं? जो अच्छी आती है, नहीं, जो हमारी ओरिजिनल होती ही नहीं है। हाँ जी, फिल्टर लगा के, फिल्टर लगा के, वो हम होते ही नहीं है। वो पता नहीं कौन होता है जिसको हम लगाते हैं, और वो हमें भी कितनी अच्छी लग रही होती है। यार अगर मुझे इतनी अच्छी लग रही है फिल्टर्ड, तो दूसरे को कितनी अच्छी लग रही होगी जिसको नहीं पता कि वो मेरी नहीं है। और आज लाखों करोड़ों बच्चे जिन एक्टर और एक्ट्रेस जैसे बनना चाहते हैं, खुदा की कसम अगर मुंह धुलवाएं तो उस एक्टर से कहीं खूबसूरत है आपके मेरे बच्चे। सही बात। उनको पता ही नहीं बेचारों को, इसलिए कि उसे हकीकत समझते हैं। वो जिस गाड़ी पे पास खड़ी होकर बनाती है, वो समझती है इसकी गाड़ी है, ये इसकी कोठी है, ये इसकी शक्ल है, ये इसका कद है, ये इसका लिबास है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन हो रही है, सिलेक्टिव मोड में दिखाई जा रही हैं चीजें, और हम उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे हीरोशिप कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों का ये ओरिजिनल है ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने एक वीडियो देखी है, एक बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शादी, बेरोजगार बंदा, सर मेरी शादी हो चुकी है, मैं आज अपनी बीवी का फेस रिवील करने वाला हूँ। सर ये व्लॉग आया है, आज हमारी सुहागरात है जनाब, ये जी मेरी बीवी का फेस देखिए। ये कंटेंट इस मुआशरे में जनरेट हो रहा है, ये जो लोग देखेंगे। अब वो बेरोजगार बंदा था, अब उसको पैसे आने लग गए, डॉलर्स आने लग गए, अब उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये एक बंदा नहीं है, इस जैसे हजारों लोग हैं। ये मुआशरे को क्या मिल रहा है सर इससे? अव्वल तो शर बशर में है, फिर शर शराब में। वाह, अव्वल तो शर बशर में है, फिर शर शराब में है। मुमकिन नहीं शराब पिए और शर ना हो। देखिए पहला शर उस शख्स के अंदर है जो ये बना रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो भी शर से महफूज नहीं है। हर वो शख्स इस कंटेंट को देख रहा है और मुकम्मल देख रहा है, उसमें और दिखाने वाले में कोई फर्क नहीं है। अगर देखने वाला अगर तमाशे को पसंद ना करे, तमाशा बंद हो जाएगा। बनाने वाला अगर नंगा है तो देखने वाला भी नंगा है, उससे बड़ा नंगा है। क्योंकि वो है जिसकी वजह से उसको ये शय मिलती है कि मैंने ये बनाना है। एक जमाने में जब बच्ची के सर पे दुपट्टा हिलता था, जब मेरे और आपके बोधे बाल जिसे कहते बढ़ते थे, तो कोई भी मोहल्ले का पकड़ के ओए दुपट्टा ला कुड़िए, ओ मुंडिया बोधे हल्के करा। आज उसको कोई कहने वाला नहीं है। क्या उसके बीवी का कोई माँ बाप बहन भाई नहीं होगा? क्या वो जो वीडियो बना रहा है उसका बहन भाई, किसी ने उसको नहीं कहा ये क्या हरकत कर रहे हो? क्या उस बच्ची के वालिदैन का तुम्हारी बेटी को इस तरह रिवील करे हो माशरे के सामने? जब पैसा घर आता है तो सबकी गैरत कहाँ पर चली जाती है? क्यों याद नहीं आता उनको ये बातें? दूसरों के बच्चों के लिए जो आप असूल मुतय्यन करते हैं, जब आपकी अपनी बारी आती है, जस्टिस कियानी का जुमला याद आ गया। उसने कहा औरत अगर कोठी पे नाचे तो कल्चर, कोठे पे नाचे तो तवाइफ कहलाती है। आप ये काम करें तो जायज है, और पूरा मुआशरा बात करें तो बेहयाई है। सो जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा वहीं इस बात पर आता हूं, ये डिजिटल पॉलिसी में गवर्नमेंट का काम था कि भाई ये चीज दिखाई जा सकती है नहीं। एडिटोरियल पॉलिसी पढ़ी है ना सर आपने? जी जी। आपने जब मीडिया पे हैं आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा, ये हमारी अखबार यार, एक लफ्ज हमारा सबिंग से शुरू होकर एडिटर तक हमारी वो इंसल्ट होती थी, वो मार पड़ती थी, वो बेइज्जती होती। ये लफ्ज लिखा, ये लफ्ज लिखा, 10 दफा प्रूफ रीडिंग होती थी, और अगले दिन जब तक छाप नहीं जाती हम कांपते रहते थे यार गड़बड़ ना हो जाए। ये एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से था। आज डिजिटल पॉलिसी किधर है? अभी इसकी एडिटोरियल पॉलिसी है कौन सी? जब ये होगा तो फिर हर बंदे के पास चांस है, जिसका जो दिल चाहेगा वो दिखाएगा, और वो दिखा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं उसको। तो हमने मुआशरे को तमाशबीन मुआशरे में तब्दील कर दिया है। तो तमाशबीनी मुआशरे में फिर अखलाकियात की कदरें, मोरालिटी की कदरें कहीं पीछे रह जाती हैं। जुमला याद आ गया बहुत कमाल का, परवीन शाकर का। वो कहती हैं
रिज़्क की अंधी दौड़ में रिश्ते कहीं पीछे रह जाते हैं। हाय। ये आज ऐसी दौड़ लगा दी, रैट रेस पैसे की लगा दी, जो आपने कहा डॉलर यूरो आ रहा है, जो बाहर से पैसा आ रहा है सोशल मीडिया का, कि उसमें भूल जाता हूं मैं कि जिस बीवी के चेहरे को आज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कल इसी बीवी के जन्म से लेने वाली जो बेटी होगी और बेटा होगा जो इस वतन से पैदा होगा, जब उसे उसके क्लास फेलो कहेंगे ए तेरी माँ थी पहली रात अपना चेहरा दिखाती थी, तो जरा सोचो बच्चा कहाँ जाएगा, सोचो बच्चा कैसा जवाब देगा। नस्लों, उसने कहा था ना फैज ने कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये सदियां सजा पाने वाला काम आप कर रहे हैं। आप अपनी नस्लों के डीएनए को खराब कर रहे हैं, नस्लों के डीएनए को। बानो आपा कहती हैं उसमें राजा गिद्ध में कि एक हराम का लुकमा डीएनए को तब्दील कर देता है। और आप तो हराम का काम कर रहे हैं, अमलन कर रहे हैं। जो ये अमलन आप काम करें, ये आपकी नस्लों में से निकलेगा जाकर, और फिर नस्लें आपको इसको फेस भी करेंगी, इसका जवाब भी देंगी। सो प्लीज इस वक्त भी गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है, डिजिटल मीडिया को हैंडल करने वालों, एक और मैं आपको मिसाल दूं, जिन्होंने जब इन्होंने पोर्न साइट को बंद करना था, कोर्ट ने जब कहा, कितनी देर लगी सर बंद करने में, यूं इन्होंने बंद किए कि नहीं किए, और रिपोर्ट जमा कराई कि नहीं कराई कि हमने 32 करोड़ पोर्न साइट बंद कर दिए हैं। आज अगर ये चाहें तो डिजिटल मीडिया को बंद नहीं कर सकते ऐसे लोग जो ऐसे बनाते हैं गलत किस्म की। ये तो बहुत, आपने अभी सिर्फ मुंह दिखाई की बात की, डेफिनेटली हम ऐसी बात कर रहे हैं कि फैमिली भी सुनेगी। इसी सोशल मीडिया के ऊपर इससे कहीं भयानक बातें मैंने सुनी, इससे कहीं भयानक बातें गुजरती हैं जब ऐसे हम रील चल रहे होते हैं। डेफिनेटली हमारा काम है, हमने बात करनी होती है इस मौजू के ऊपर, तो आप यकीन कीजिए कि शर्म से गर्दन झुक जाती है। और अक्सर मैं सोचता हूँ यही पापा अगर मेरे बेटे और बेटी के सामने आ गया था जो मैंने देखा है, तो मैं कल कैसे अपने बेटे और बेटी से आंख मिलाऊंगा। अगर मेरे छोटे से बेटे ने पूछ लिया 12 साल के ने, पापा ये क्या है, पापा कैसे जवाब देगा इसका। कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ समझ आनी चाहिए, उसको बताना, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सोशल मीडिया ने पैदा होते ही बच्चों को जवान कर दिया। सही कह रहे हैं। एक खास उम्र होती है सर जवानी की, प्यूबर्टी पीरियड होता है जिसके अंदर अनफवान शबाब में आपके अंदर हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं। भाई आपने पैदा होते ही उनके अंदर अनफवान शबाब पैदा कर दिया, इसका खमियाजा आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। 8-10 साल की बच्ची जवान हो रही है सर। कल मैं एक खबर पढ़ी है और खुदा की कसम रात नींद नहीं आई, घर जाके अखबार उठाई, उस पर लिखा कि अपनी सुतेली बेटी को होटल ले जाकर उसके बाप ने रेप किया इसी शहर में। सर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ 12 साल की बच्ची के साथ? सर ये सोशल मीडिया की पैदावार है। यहां से आपने जो हार्मोनल चेंजेस पैदा की हैं बॉडी के अंदर, जो एक आपने आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की है, ये उसकी आपको सामने सारा कुछ आ रहा है। एक जमाने में बेइज्जती जेवर दी जाती थी बेटियों को, जब शादियां होती थी बेइज्जती जेवर पढ़ो जाकर, आज आप मोबाइल देते हैं उसको। सर कितनी तब्दीली आ गई है। ये कितनी की ट्रेनिंग देगा सर, इसको क्या पता। अभी इसको खोलें तो क्या इसको पता है कि मुझे खोलने वाला डॉक्टर काशिफ फराज है, इसे पता है इरफान बशीर साहब इसे खोल रहे हैं, इसे पता है बच्चा या बच्ची खोल, इसे पता है बच्चा या बच्ची नाबालग है जिसे मैं चीजें दिखा रहा हूँ। सो सर लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है, तो कहीं अपनी चाल ठीक कीजिए सर। लोहे की मशीनों के ऊपर एतराज ना कीजिए, मशीनें ऐसी रहनी है, पहले भी थी अब भी रहनी है। अब सब पोर्न देखने में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, और जब सिटीज देखी गई कि पाकिस्तान की कौन सी सिटी में ज्यादा पोर्न देखा जाता तो वो फैसलाबाद है। हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर पोर्न साइट्स को बंद किया गया, लेकिन अभी भी लोग वीपीएन लगा के पोर्न देख रहे हैं। और मैंने जब ये रिसर्च की हमारी टीम ने, तो ये पता चला कि वीपीएन लगा के भी देखने में पाकिस्तान टॉप 3 में है सर। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वीपीएन ढूंढने में और ऐसे ऐसे वीपीएन ढूंढने में दुनिया में किसी को नहीं पता, हम नंबर 1 है। यानी हमने हर, कहते हैं ना कि दुनिया के पास हर मसले का हल होता है। हाँ जी। हमारे पास हर हल के लिए एक मसला होता है। तो हमने वो ढूंढ लेनी हर वो चीज जिससे 2 नंबर तरीके से हम वो काम कर सकें। सर मुनाफिकत की इंतहा है कि कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क और उस सरजमीन के अंदर सबसे ज्यादा पोर्न दिखी जा रही है। और सर उसकी बड़ी वजह यह है कि उतना ही उभरेगा जितना कि दबा देंगे। जब आप रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर पाबंदियां ऐसी लगाएंगे, जब आप शादी ब्याह को प्रमोट नहीं करेंगे, जिनसियत को प्रमोट करेंगे। आज आपको पता है शादी करना मुश्किल है, जना करना आसान है। तो जब आप सर शादी मुश्किल बना देंगे, अगर मेरे पास 10-15 लाख रुपया नहीं, मैं तो 200 बंदे को खाना नहीं खिलाने जोगा, बेटी को समान शादी कैसे करूं? तो वो बच्चियां फिर क्या करती हैं,
उन्होंने मोबाइल भी ख़रीदना है, उन्होंने बैग भी लेने हैं, उन्होंने कपड़े भी लेने हैं, वो बाहर जाती हैं। यूनिवर्सिटियों में हम रोज़ाना, सर मैं 2 यूनिवर्सिटी में जाता हूँ एमफिल पीएचडी पढ़ाने के लिए। इरफान बशीर साहब, मेरा मैं क्या मतलब वो जुमले बोलूँ, मुझे नहीं पता वो किन की बेटियां हैं, मुझे तो अपनी ही लगती हैं, सही। मुझे तो अपनी ही लगती हैं। सर वो जिस अंदाज के लिबास पहन कर आती हैं, इरफान साहब मैं और आप अपनी बेटी को ये लिबास पहनाकर यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकते। मैं हैरान हूँ उन पेरेंट्स के ऊपर जो वो लिबास पहनाकर उसको यूनिवर्सिटी भेजते हैं। और फिर वो जिन लड़कों के साथ दोस्तियां करके रातों को घरों में 2-2 बजे जाती हैं और पेरेंट्स नहीं पूछते, और बच्चियां कहती हैं जी हम कौन सा घर से कुछ लेते हैं, हम तो अपना कमाते हैं। कभी उन पेरेंट्स ने पूछा है बेटी कैसे कमाते हो, करते क्या हो आप, बेटे तुम कैसे कमाते हो? ये 2 चीजें इस वक्त आपकी सोसाइटी में टॉप ट्रेंड पे जा रही हैं, एक जना और दूसरा ड्रग्स। याद रखिए जिन मुआशरों में ये 2 चीजें हो जाएं तो अल्टीमेट उसकी तबाही जो है वो कहीं दूर नहीं होती। इस वक्त इस नहज पर पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटियां आप भी कुछ जानते हैं, कुछ आर्ट के नाम पे बनी हुई हैं इसी शहर के अंदर। उन यूनिवर्सिटियों में मोर देन 70% लोग जो हैं वो स्मोकिंग से लेकर, वैप से लेकर, ड्रिंकिंग से लेकर, हशीश से लेकर, चरस से लेकर, जितने नशे हैं वो सारे उन जगह पर अवेलेबल हैं। लड़कियां अपने नेल्स के अंदर छुपा के सर बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मनशियात लेके जा रही हैं। और आपको पता है इतना छोटा सा एक मतलब दिया सलाई की नोक जितना तो आपको चाहिए होती है वो चीज जो सिगरेट में आपने डालनी है, वो कहीं छुपा कर ले जाती हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स के अंदर छुपा कर ले जाती हैं। तो मुझे बताइए कि जब ये सूरत हाल होगी किसी कंट्री की और उसके हुक्मरान जो हैं वो दतूरा पीकर या वो मतलब ठंडे बाजार में सोए पड़े होंगे और उनको पता भी नहीं होगा सोसाइटी में क्या हो रहा है। सर इसी मुल्क में एंटी नारकोटिक्स ने आपके सुप्रीम को अपने उसमें कौमी असेंबली में और सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की है, शायद आपने पढ़ी हो रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कहा, ठीक है जी, मुझे आप बताइए इन रिपोर्ट्स के होते हुए जो ये कह रही है कि 60 to 70% इस्लामाबाद और गिरदोनवा के बच्चे मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये रिपोर्ट देने से पहले मर नहीं जाना चाहिए। 6-6, 7-7 जो क्लास में हैं बच्चे 6-7 में वो तक वो भी कर रहे हैं 5वीं, और वो बता वो रहे हैं जिनका काम था उसको रोकना। भी अगर आपको पता है इस्तेमाल हो रही है तो अब हमें क्या बता रहे हैं, जाके रोके उनको, पकड़े उनको जाके। क्या कितना मुश्किल है सर, एक थानेदार को आप ये कह दें कि अगर तुम्हारे इलाके में मुझे मनशियात नजर आई, तुम सुबह सीट पे नहीं होगे, कितनी देर लगती है? सर मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे पता है कि अगर आपने कोई काम करना हो और वो होना ये पॉसिबल ही किस तरह है। सिर्फ एसएचओ को आप इतना क्या दे मैं तुम्हारे इलाके में ना देखूं। वो एक आया शेरशाह सूरी, उसने कहा कि दिल्ली से औरत जीटी रोड पे चले और काबुल पहुंच जाए और 1 किलो सोना उछालती जाए, अगर उसे ऐसे देख ले तो शेरशाह सूरी अपनी गर्दन कटवा देगा। और भाई इतनी बड़ी जीटी रोड पे एक जुर्म नहीं होने दिया, और क्या एक एसएचओ इलाके में होने देगा? सर कभी भी मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लड़कियां आती हैं इस तरह के लिबास पहने जाते हैं और फिर शुगर डैडी कल्चर को जो प्रमोट किया जा रहा है, ये किस हद तक खतरनाक है सर? शुगर डैडी शुगर मदर दोनों कल्चर ही प्रमोट हो रहे हैं सर, दोनों तरफ ही है ये। देखिए मैं जो पहले बात हम कर रहे थे कि ये जरूरत पेश क्यों आई उन बच्चे बच्चियों को ये करने की। जब डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे और आपको एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड नजर आएगी, तो मेरे बेटे और मेरी बेटी का भी दिल करेगा मैं भी वैसा ही हो जाऊं। क्योंकि वो देखते हैं उनके मोबाइल, उनकी गाड़ियां, उनके कपड़े, उनका मेकअप, उनका लाइफस्टाइल, उनका लिविंग स्टाइल, तो दिल करता है। अब वो वैसे तो लिए नहीं जा सकते। सबसे आसान काम क्या है? कुछ बिजनेसमैन और जिम्मेदार ऐसे हैं जिन्होंने लाहौर में अपने घर लिए हुए हैं, उनकी शादियां हुई हैं फैमिली में। हुई कहां पर है? 25 साल के लड़के की शादी कर दी 50 साल की औरत के साथ कि जायदाद बाहर ना जाए। 25 साल की लड़की की शादी कर दी 50 साल के बाबे के साथ, जायदाद बाहर ना जाए। अब वो गांव में रहते हुए तो कुछ कर नहीं सकते, वो क्या करते हैं, लाहौर आकर एक घर बना लेते हैं इलाकों में। और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनके एजेंट जो हैं वो ऐसे लड़के लड़कियां ढूंढते हैं जिनके अंदर ये शौक है, उनके पास मोबाइल अच्छा हो, कपड़े अच्छे हों, ब्रांडेड सूट हों, ब्रांडेड जूते हों, ब्रांडेड बैग हों। तो उन बच्चे बच्चियों को उन्हें वहां पर हायर किया हुआ है बेसिकली, और वो लड़के लड़कियां भी बड़ी आसानी के साथ उनके चंगल में आ जाते हैं। सर एक जमाने में जो माने हमल अद्वियात हैं या जो तरीके हैं वो शायद, मैं तो सच्ची आपको बहुत, मेरी वालिदा गायनाकोलॉजिस्ट थी, तो मुझे शायद 12, 13, 14 साल की उम्र तक भी पता ही नहीं था कि मेरी मदर किस तरह, वो क्या तरीका बताती होंगी पेशेंट्स को जो जिनके औलाद नहीं होने देनी या जिनको कोई प्रॉब्लम है। आज सर आपके छोटे से छोटे बच्चे को भी वो अद्वियात के नाम भी आते हैं और प्रोटेक्शन के सिस्टम भी पता है।
तो उसमें यूनिवर्सिटी का लड़का लड़की तो बहुत अडल्ट हो चुका होता है। हम्म, सो ये लोग, मैं पर्सनली हम्म, कुछ ऐसे कोठियां, घर और जगहों का मुझे मेरे हम्म, नॉलेज में है, मेरे हम्म, इल्म में है, क्योंकि मैं एक सोसाइटी के हम्म, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर जी, मुझे मूव करना पड़ता है, मुझे ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। जी, सर यहाँ तक मैं मलफूफ अल्फाज में बयान कर हम्म, देता हूँ, आई होप कि लोग बात समझ जाएंगे, कि जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं हम्म, उनकी उनकी कह लें ऑपरेशंस एज वेल एज उनके साइज और उनकी सर्जरी तक यहाँ दस्तयाब है लाहौर में। लाहौर जी, में, लाहौर में यहाँ तक भी हो रहा है कि डॉक्टर के पास आकर लड़की कहती है कि मेरी सर्जरी करके मुझे ऐसे बना दो जैसे मैं वर्जिन थी, हम्म, और सर्जरी हो रही है। हम्म, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसको फौरी तौर पर छुपा दिया गया, उसमें बकायदा एक लड़की की लेटी हुई जी है जी लेटी हुई है जी और उसने मास्क जी जी लगाया जी जी हुआ है। समझ गए, याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे आप बताइए, जब ये कुछ मुयस्सर हो तो हम्म, शुगर डैडी और शुगर मेरी तो बहुत पीछे रह गई, ये तो बात बहुत हम्म, आगे निकल गई हुई है। हम्म, सो बहुत जरूरत है, जैसे मैंने कहा, कि मुआशरती तौर पर भी, मुआशरे हम्म, को भी एक जुमला इजाजत दीजिए कि सर, मैं, जस्टिस कियानी साहब की किताब है अफकारे परेशान, हम्म, तो उनकी उनसे जुमला मुस्तार लेते हैं। हम्म, उन्होंने कहा कि जिस मुआशरे में सब चलता हो वो हम्म, मुआशरा नहीं चल सकता। वाह 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 वाह, अब मुआशरे का आलम यह सब चलना शुरू हो गया। हम्म, ये उस वतन के बारे में आप कह रहे हैं जिसके लिए मेरा दादा अंबाला से चला, हम्म, अपने सारे रिश्तेदार कटवा हाय कर हाय, ना, हाँ, और दो फुफियां मेरे बाप हम्म, की जो थी वो कुएं में कूद कर इस हम्म, मुल्क के लिए जान देने को आए। आज हम्म, उस मुल्क के बारे में मैं और आप बैठकर कह रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में हम्म, सब चलता है। हाँ जी, मैं उनसे कहता हूँ, ये जुमला आप अपने घर के बारे में कह हम्म, सकते हैं, मेरे घर में सब चलता है? नहीं, कहते कभी नहीं। तो मैंने कहा ये वतन हमारी ज़मीन नहीं है यार, ये घर नहीं है है, हमारा, बिल्कुल है, ये माँ नहीं है हमारी, इसके बिल्कुल बारे में है, हम कहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब गल तो ठीक है, लेकिन तो नहीं हम्म, चलता सब। हम्म, ये जो सब चलने की टर्म है, हम्म, जब तक इरफान बशीर से ये टर्म ख़त्म नहीं होती, हम्म, और ये ख़त्म तब होनी है जब बहसीत मुआशरा भी हम हम्म, इसको देखें, हम्म, रियासत अपना रोल प्ले करे, गवर्नमेंट अपना रोल हम्म, प्ले करे। जो सियासी हम्म, मनोवरिंग है ना, हम्म, वो इलेक्शन गिलगित का हो या कश्मीर का हो या हम्म, पंजाब का हो, भाई वो करते रहे, हम आपको नहीं रोकते, ना सही हम बात, आपको रोक सकते हैं। ना ही लोगों का इंटरेस्ट है और सर, भाई ये जो काम करने वाला ये तो कर दो, ये करें, हाँ किसी की जी, ये भी तो जिम्मेदारी है कि हाँ, नहीं है। हाँ जी, सो ये जो शुगर डैडी शुगर हम्म, मम्मी कल्चर है, हम्म, ये इसलिए आया कि यहाँ ऐसे इदारे हैं, हम्म, यहाँ पर कुछ ऐसे अड्डे बने हुए, मैं अड्डे कह रहा हूँ, मैं उनको, हाँ, उनके लिए अच्छे अल्फाज होते हैं, लेकिन मैं अड्डे हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छे काम करने के लिए नहीं बने हुए, हाँ, वो सिर्फ से लड़के और लड़कियां प्रोवाइड करने के लिए बने हुए हैं। ऐसे अच्छा, बड़े बड़े नाम हैं, फीमेल के और मेल के भी, जो मीडिया पे भी लोग उनको जानते हैं, जो अपने उन सेंटर्स की आड़ में लड़के और लड़कियां सप्लाई करते हैं उन आंटियों को और अंकलों को। अच्छा, यहां तक हुआ है कि अब तो नई टर्म्स भी आ गई हैं, अब तो गे के लिए हाँ जी, और लेस्बियंस के लिए लड़कियां लड़कों के लिए, और लड़के लड़कों के लिए, और अंकलों के लिए लड़के और लड़कों के लिए अंकल, वो भी हाँ, दस्तयाब है वो यहाँ भी पर, दस्तयाब है इसी शहर में और दस्तयाब है। वो ताकतवर होंगे, बाअसर होंगे, उनका ताल्लुक होगा और वो इस तरह से अपना निज़ाम चला रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बासर भी हैं, हुँ, तौल्लक भी है, पैसा भी है, सब कुछ है उन लोगों के हुँ, पास, उसको इस्तेमाल करते हैं। हुँ, लेकिन जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं हुँ, वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, हुँ। जो कर रहे हैं वो अपर क्लास के लोग वो हैं। इस्तेमाल इसलिए हो रहे हैं कि उनको पैसे की इसलिए ज़रूरत कि है। वो सोशल मीडिया को देखकर वो बनना चाहते हैं जो ओरिजिनली ना वो हैं जिनको वो देख रहे हैं, हुँ, और ना अपने आप का उनको पता है कि हम कौन लोग हैं। हुँ, वो समझते हैं कि ये जो नजर आता है यही हुँ, हकीकत है, हुँ। जबकि जैसे मैंने कहा कि 100 तस्वीरें मैं और जी, आप खींचने के बाद लगाते वो हैं जो मुझसे और आपसे कोसों दूर हो, फ़िल्टर्ड फिल्टर्ड चीजें हैं, और हाँ इसलिए जी। लाइफ फिल्टर्ड होगी। हुँ, उस फिल्टर्ड लाइफ को अंडरस्टैंड नहीं करते, उन जैसा हुँ, बनना चाहते हैं। हुँ, उन जैसा बनना के लिए शॉर्टकट क्या है? हुँ, हुँ। यही है कि आप फिर वही काम करें जो बाकी सारे करते हैं। डॉक्टर साहब, अब वो जो अड्डे जिनका लफ़्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अगर आज वो 3, 4 या 5, 6 हैं, तो आने वाले दिनों में वो तो सैकड़ों में हो जाएँगे और हमारी जो अभी नस्ल जवान हो रही है, जो 15, 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, खुदा ना ख़ास्ता कहीं वो भी उनका शिकार तो नहीं हो जाएँगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप और मैं शायद बहुत पीछे हैं। हुँ, पहली बात, ये 2-4 अड्डे नहीं हैं। अच्छा। ये तो कुछ ऐसे इलाके बन गए हैं जहाँ पर हर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर कैफ़े में ऐसे होता हुँ, है या हर पार्लर में ऐसे हुँ, होता है या हर दुकान पे ऐसे हो, हुँ, लेकिन अब बेशतर हुँ। जो रातों-रात आपको नज़र आती है ना, गाड़ियाँ भी आ हाँ गई, जी। 2-2 3-3 उनकी बन गई हैं, मुख्तलिफ हाँ, ब्रांचें भी, हाँ, उनमें से ज़्यादातर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हो रहा था, वो हाँ। यही काम हो रहा है जो आड़ में। सो अरे! अब तो सर कुछ इलाके, कुछ एरियाज़ ऐसे हो गए हैं, और गवर्नमेंट को पता होता है, ये जी। गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहा होता है। अच्छा। थाने के एसएचओ को
उस इलाके का जो स्पेशल ब्रांच का बंदा होता है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। हम्म, अगर वो चाहें तो सर ये कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। कुत्ती चोराना रली सर हुई है। बिल्कुल 100% श्योर है। ये किसी पर्सन की जात पे हम नहीं कर रहे इल्जाम के फला बंदा कर रहा है। हाँ, एक निजाम ऐसा आपने बना निजाम दिया, ही ऐसा, पैरेलल निजाम आपने पैरेलल ऐसा बना निजाम, दिया। हाँ, सर इसको खत्म करने के लिए आपको ऊपर से, कहते हैं फिश हम्म, रॉटन्स फ्रॉम दी हेड, head, मछली yes, सर से गलना शुरू होती ऐसा है। ही है। सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हम्म, जैसे ऊपर बैठे होंगे नीचे भी वैसे ही होगा। हम दफ्तरों में हम्म, देखते हैं, अगर एक बॉस सुबह टाइम पर आता है सारा स्टाफ टाइम पर टाइम आता पे है। आता है। अगर बॉस 12 बजे आता है तो स्टाफ फिर 12 पौने 12 ही आएगा ऐसा वो। ही है। तो सर अगर ऊपर अच्छे लोग बैठे हों, अगर ऊपर हम्म, फैमिली वाले लोग बैठे हों, पॉसिबल नहीं है कि नीचे फैमिलीज की इज्जत ना की जाए। हम्म, लेकिन जब ऊपर सर ऐसे लोग आकर आप बिठा देंगे शहरों के ऊपर, हम्म, मेरी मेरी मुराद शहरी जी जी, इंतजामिया से है, हाँ जी, कि जो आपकी इंतजामिया है, चाहे वो हम्म, आपका लेजिस्लेशन है, चाहे हम्म, वो आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो हम्म, आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, हम्म, डीसी एससी, जब वो लोग आ जाएंगे जिनका प्रायोरिटी ये चीजें नहीं हैं, तो फिर यही क्लब बनेंगे, फिर यही मसाज सेंटर बनेंगे, फिर यही कॉल सेंटर्स बनेंगे, फिर यही मेकअप के इदारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छे लोग भी हैं, ये भी नहीं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कह लें कि उनके नाम और रेपुटेशन को खराब करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं मैदान में, सही और बात वो है। इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जब तक आप और मैं निकले ना मार्केट में, स्टूडियो में बैठे हमें लगता है 2-4 इदारे हैं। हाँ जी। ये 2-4 नहीं है, ये 2-400 इदारे हैं सिर्फ आपके अच्छा। लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अभी आपने फरमाया फैसलाबाद, देखिए सबसे बड़ा सनती शहर है। हाँ जी। आपको जानते हैं कि इसको मैनचेस्टर कहा जाता है जी। पाकिस्तान का। मैं उस शहर से हूँ, मेरा ताल्लुक उस शहर से जी है। जी। वो एक मजदूर क्लास का शहर था बुनियादी तौर पर। वहां सोचा भी नहीं जा सकता कि पोर्न इतनी बड़ी तादाद में देखी जा सकती होगी। हुआ क्या? हुआ ये कि हालात ऐसे पिछले 4-5 साल में हुई, पावर लूमें बंद हो गई। हमारा खानदानी काम है, मुझसे ज्यादा इस पे कोई बहस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है। हमारी 100-100, 200-200 पावर लूमें थी। जो 100-200 पावर लूम के मालिक थे वो सड़कों पर आ गए हैं। जिनकी 2-4 पावर लूमें थी उनका तो नाम ही ना लें आप। वो मजदूर जो मेरी फैक्ट्री में काम करता था वो सड़क पर आ गया। अब सबसे आसान तफरीह ये होती है घर बैठ के मोबाइल खोल के तो मैं पोर्न देखूं, क्योंकि मैंने अपना कैथारसिस कहीं तो करना है। तो यहाँ मुझे अपना कैथारसिस नजर आता है, इजी भी है, एक्सेसिबल भी है, और उसके ऊपर पाबंदी भी कोई नहीं है। मुझे पता नहीं मेरे लिए कितना नुकसानदेह है। सो जब तक आप लोगों को काम पे नहीं लगाएंगे, जब तक आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, वेले होंगे तो वो यही देखेंगे। सर 753 सीटें मेडिकल की इस साल खाली रह गई हैं। हाँ जी। इरफान भाई, मैं वो बच्चा हूं जिसकी वालदा ने 59 में मेडिकल में किया कई से। अम्मा बताती है पाकिस्तान बनने से लेकर चंद साल पहले तक आलम ये होता था कि 0.01 के फर्क से 100 बच्चा कई की लिस्ट में होता था, 100 बच्चा मेरिट में। आज उस पंजाब में 753 सीटें डॉक्टरों की खाली रह गई हैं। इसका मतलब है बच्चा ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? फिर मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। व्लॉगर बनना चाहता है, व्लॉगर बनना चाहता है, यस, अपनी फैमिलीज दिखाना चाहता है, फैमिली व्लॉगिंग। सर रजब भट्ट है, डकी भाई है, नानी वाला, सिस्ट्रोलॉजी है। आप मुझे ये बताएं, जो बच्ची 17-18 साल की यंग बच्ची है या 14-15 साल की बच्ची है, वो इन सिस्ट्रोलॉजी वगैरह को देख रही है, क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रही घर बैठे सर वो हुए? पहले डिप्रेशन का शिकार होती थी, खास तौर पे वो नस्ल जो हमसे बाद में आई थी, जिनकी उम्र इस वक्त 25 से 35 साल है। लेकिन सर जो उससे छोटी उम्र के हैं, जो अल्फा जनरेशन है, वो तो उनको हीरो समझ रहे हैं। अच्छा। वो तो उनको रोल मॉडल समझते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इसने चंद महीनों में वो दौलत कमा ली जो मेरा बाप और मेरी माँ 25-30 साल की मेहनत के भी नहीं कमा सका। सो वो उनको रोल मॉडल समझ के उनके पास जाते हैं। सर मुझे एक बात बताइए ना, जब इनकी लाइव चल रही होती है नशरियात, वो जो 1 लाख बंदा देख रहा होता है, वो कौन है 1 लाख? हम ही में से, वो हम ही में से है ना। अगर वो रोल मॉडल ना समझे, मैं और आप क्यों नहीं जाते उनकी लाइव नशरियात में, या मैं और आप उनकी क्यों नहीं देखते? सो ये जो बच्चे हमारे हैं, इनको वहां से दूर रखने का ये तरीका नहीं है सिर्फ कि मैं सिर्फ पाबंदी लगा के बंद कर दूं। सर सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हर चचा, हर खाला को, माँ को, बाप को, मौलवी को, मदरसे को, मैं एक सिग्नेचर जुमला कहता हूँ, 7 मीम को बदलना पड़ेगा इस माशरे में। 7 मीम। पहली मीम माँ, अच्छा, दूसरी मीम मौलवी, तीसरी मीम मस्जिद, चौथी मीम मदरसा, 5वीं मीम मौलम, 6ठी मीम मीडिया, 7वीं मीम मुआशरा। 5-7 मीम जब तक तब्दील नहीं होती और 7 एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आनी। सर इन 7 की ट्रेनिंग करने की जरूरत है आज। इनको ट्रेंड कीजिए 7 को। मसाज सेंटर,
पॉलर और इसके अलावा कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, कैफेज, कैफेज, यस, इनकी आड़ के अंदर जो काम हो रहा है, और जो देहातों से लड़कियां लाहौर में आती हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स में रहती हैं, वो बेचारी इनका ज्यादा निशाना बनती हैं बनिस्बत वो बच्चियां जो लाहौर में रहती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी देखनी होती है ना। जो बाहर से आती हैं उनको सबको हॉस्टल नहीं मिलता गवर्नमेंट का, उनको प्राइवेट हॉस्टल में जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्टल्स कुछ ऐसे इलाके हैं, बाकायदा रेड एरियाज हैं, जहां पर उन हॉस्टलों में बच्चियां जाती ही इसलिए हैं कि उनको वहां पर वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी जो सोच कर वो आई हुई हैं। अच्छा। मैं इसलिए पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि मैं क्लिनिक करता हूँ सर, जी, मुझे अभी भी क्लिनिक पे जाना है यहाँ से उठ जी। के भी। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बच्चियां कि जी मेरी फलां से दोस्ती हो गई, मैं 2 साल उसके साथ रही, अब मुझे छोड़ दिया उसने, मुझे डिप्रेशन हो गया है। अच्छा, मैं डेली ट्रीटमेंट कर, आज 7:30 बजे इस बच्ची का ट्रीटमेंट, उसका यही इशू है। तो मैं तो अच्छा। डेली डील करता हूँ इन लोगों के साथ। मैं डेली पूछता हूँ आप कौन से हॉस्टल में थी, किस गांव से आई थी, आपका बैकग्राउंड क्या था। आप हैरान हो जाएंगे, अच्छे अच्छे घराने, खानदानी इल्मी घराने, दीनी घराने, उनकी बच्चियां जब गांव से लाहौर अच्छा। आती हैं, क्योंकि सर हवा लग जाती है ना जब वो दूसरों को गांव से जब चलती हैं तो पर्दा करके चलती हैं, यहां से लेकर यहां तक बुर्का पहना होता है। जो ही गाड़ी में बैठती हैं बुर्का उतर जाता है, जो ही लाहौर पहुंचती हैं जीन्स चढ़ जाती है, जो ही यूनिवर्सिटी जाती हैं हाफ शर्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, स्लीवलेस होना शुरू हो जाती हैं। सो चंद दिनों के बाद ये वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो ही अवेलेबिलिटी बढ़ती है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई है ना, मार्केट है, जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट के इदारों के हॉस्टलों में कम से कम ये इस वक्त तक इशू नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, जो बाकी इदारे हैं, लेकिन वहां पर महदूद जगह होती है। बच्चियां जब प्राइवेट हॉस्टल में जाती हैं तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बहुत। सो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ जो अपनी बच्चियों को, बेटों और बेटियों को प्राइवेट हॉस्टल में भेजते हैं, प्लीज नजर रखिए उनके ऊपर। अच्छा। और उन बच्चे बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज जल्दी की कोशिश करें कि ऐसा शादी बंदा करवा दें। शादी करवा दें, या ऐसा बंदा अगर आपके साथ तल्लुक में आना चाहता है फौरन उसको रिपोर्ट करें। आजकल ज़ैनब अलर्ट आ गया है, आजकल गवर्नमेंट का साइबर क्राइम, आज का एनसीसीआई बहुत सारा काम हो रहा है, तो प्लीज उनको रिपोर्ट करें सो दैट कि पहुंचे बाद आइंदा आने वाले बच्चे जो हैं वो इससे महफूज रह सकें, बच सकें इससे। किसी भी मुआशरे में डॉक्टर साहब वहाँ का थाना कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान में या स्पेशली पंजाब या पूरे पाकिस्तान के थानों की बात करें तो थानों में हर बुराई की जड़ वहीं से स्टार्ट हो रही है। आपको मुनशियात चाहिए सर, लोग कहते हैं थाने से मिलती है। आपको चरस चाहिए, शराब चाहिए, तो थाना कल्चर जब ठीक नहीं होगा तो ये मुआशरा कैसे ठीक होगा सर? हाँ, वो कहते हैं रिश्वत लेकर पकड़ा गया है, रिश्वत देकर छूट जाए। बड़ा आसान सा काम है कि जिनका काम था जुर्म की बेखनी करना, वो जुराइम को बढ़ाने और पैदा करने में सबसे ज्यादा मुआवन साबित हो रहे हैं। डॉक्टर मुबश्शिर हसन मरहूम याद आ गए। जी, बड़ा नाम। उनका एक छोटा सा पंफलेट है, मैं हमेशा कहता हूँ उनकी सारी किताबों से पंफलेट भारी है। उस पंफलेट में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे पूरे को 2 लोग चला रहे हैं, एक थानेदार, एक पटवारी। वो कहते हैं पटवार और थानेदार अब ठीक कर दें, तकरीबन 90% मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। और हुकूमतों ने कसम खाई है कि यही 2 ठीक नहीं करने। बात यह है सर कि जो एसएच उसको जो इख्तियार है ना, वो इतना लामहदूद आपने कर दिया। आपको नॉलेज है कि अगर आईजी ने भी काम करवाना हो तो उसे एसएचओ को कहना पड़ेगा, वो एसएचओ का इख्तियार खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कैसी मजे की बात है? खुदाई इख्तियार है जी, खुदा इख्तियार उसके पास, जब चाहे जहां चाहे सड़क रोके, आपको रोके, मुझे बेइज्जत करे, आपको करे। इसका अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि आप किसी अदालत में जाकर बैठ जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सेशन कोर्ट में चले जाएं, 92% केसेस सिर्फ पुलिस के खिलाफ होते हैं। क्या वजह है? फिर मुझे पाकिस्तान का कोई एक बंदा दिखा दें, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, जो कहें कि थाना कल्चर ठीक है। अच्छा, मुझे आप कोई पुलिस का अफसर बता दें जो कहे थाना कल्चर ठीक है। नाम ले दें, आईजी का ले दें, डीआईजी का ले दें, मेरे कुलीग्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, डीआईजी ऑपरेशन भी हैं, डीआईजी जो है वो हेडक्वार्टर भी हैं। मुझे कोई एक इंटरव्यू दिखा दें उनका जिसने कहा हो कि ठीक है। मुझे सीटीओ का इंटरव्यू दिखा दें, मुझे डीपीओ का, मुझे आरपीओ का दिखा दें जो कहता हो थाना कल्चर ठीक है। भाई ये ख्वाहिश मैं और आप करें तो अच्छा लगता है कि थाना कल्चर को ठीक करना, क्योंकि हमारे इख्तियार कोई नहीं। ये बात आरपीओ क्यों कहे, ये बात आईजी क्यों कहे? और भाई ठीक करो तुम उसको, हमें क्यों बता रहे हो कि मेरे थाने का कल्चर ठीक नहीं है? तुम्हारी ड्यूटी है ठीक करना उसको, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो बच्चे नए आ रहे हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, वो थाना कल्चर को बदल देंगे। उन्होंने इतनी जल्दी बदला
अपने आप को हाँ, कि उतनी जल्दी पुराने नहीं बदलते थे, सही बात। बल्कि लोगों ने कहा पुराने बड़े अच्छे थे, उनका रेट बड़ा कम था, हाँ, वो 100-50 चाय के कप पे मान जाते थे, नए तो हजारों में मानते हैं। हाँ, सो सर कल्चर तब्दील नहीं हुआ, हम्म, लोगों ने अपनी क्लास तब्दील कर ली। हम्म, थाना इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी हम्म, माशरे में, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जिली जी जी, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको पता है, उससे पहले पाकिस्तान आर्मी में भी रहा हूँ। हम्म, थाने के पास हर खबर का रिकॉर्ड होने से पहले भी होता है, होने के बाद भी होता है। अच्छा, इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की पुलिसिंग है, और ये अंग्रेज के दौर से, आज के दौर से हम्म, नहीं है। जो कहते हैं ना जी, वो लंदन की पुलिस बड़ी आला किस्म की है, सर जीरो भी नहीं इनके आगे। आपका पुलिस ऑर्डर ही 1862 का बना बना हुआ है अभी कि तक चल रहा है, वही चल दरमियान रहा में कितने आए, मुशर्रफ है? साहब ने बड़ी कोशिश की, हाँ, नहीं चलने दिए इन नहीं लोगों ने। चलेंगे। सर इतना लामहदूद इख्तियार है। अब ये हम्म, लामहदूद क्यों है, असल हम्म, सवाल ये है। हम्म, सर जब हमने किसी वीआईपी के लिए जलसा करना होता है, हम्म, तो हमने सिर्फ एक बंदे को पकड़ना होता है, उसका नाम SH, होता है एसएचओ। हम्म, मैं आपको एक नाम नहीं लेता, हम्म, एक कसूर में मैं पोस्टेड था, अच्छा, तो डीसी साहब ने मुझे बताया, वजीर खारजा भी थे वहां पर, अच्छा, डीसी साहब थे, हम्म, कमिश्नर साहब थे, आईजी साहब थे। हम्म, उन्होंने कहा काशिफ साहब हमने आपको स्टेज सेक्रेटरी रखा है, हम्म, परवेज मुशर्रफ साहब का, हम्म, मुशर्रफ साहब ने आना था, तो उसके लिए तो मैं वहां बैठा, तो उन्होंने बुलाए तमाम महकमों के ईडीओज, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ऑफिसर, अब वो 23, 24, 25 में हमको ईडीओ बैठे हैं, और उनसे वो हम्म, कह रहा है कि मुझे आज शाम 4 बजे से पहले वॉक थ्रू गेट्स चाहिए, हम्म, मुझे गाइगर मशीनें चाहिए, मुझे चेकिंग मशीनें चाहिए। वो कह रहे हैं सर पॉसिबल नहीं है, कसूर जैसे शहर में नहीं मिल सकती, सर लाहौर जाना पड़ेगा, सर आज नहीं कल मिलेंगी। उसने कहा अच्छा, डीसी ने कहा ओके। हाशिम तरीन साहब डीसी थे, हम्म, उनका अच्छा ऐसा करो, एसएचओ खुड़िया को बुलाओ। अच्छा, एसएचओ खुड़िया आया, हाँ, खड़ा हुआ, सलूट मारा, हम हम्म, सारे बैठे हुए हैं, हाँ, मैं भी बैठा एंजॉय कर रहा हूँ, हम्म, डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, एसी साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब भी बैठे हैं, अच्छा, सातुल्ला खान साहब। उसने कहा हाँ भाई थानेदार साहब क्या हाल है? उसने कहा सर, सर आपकी दुआएं हैं। थानेदार साहब मुझे 8 वॉक थ्रू गेट चाहिए, 8 मशीनें चाहिए चेकिंग के लिए। सर कब तक चाहिए? उसने कहा 4 बजे तक। सर 2 बजे हाजिर हो जाएंगी। उसने कहा जाओ। अब हमने कहा ऐसे ही कह के चला गया। सर ठीक 2 बजे दोबारा सल्यूट हो रहा है, सर सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है। उसने उसको बिठा लिया, उसका बैठो, ये ईडीओस बैठे हैं हाँ, मेरे, ये कह रहे थे हो नहीं सकता, हाँ, जरा इनको बताओ कैसे हुआ। हम्म, सर 8 बंदे पकड़े, उन हम्म, 8 से कहा एक एक बनाओ। सर 2-2 घंटे में बना दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा तुम पता क्या कर रहे थे, एक बंदे से 8 सोच रहे थे, हाँ, उसने 8 बंदे उठा लिए पूरे कसूर से, हाँ। एक एक उनको दिया, 8 तैयार हो गए 2 घंटे में। आईजी भी नहीं कर सका ये उसने क्या? कहा वो काम जो एसएचओ कर सकता है, वो पाकिस्तान का कोई शोबे का बंदा नहीं कर सकता। आईजी इवन उसकी ट्रेनिंग ही ये है, अच्छा, उसको ट्रेनिंग ये दी गई है कि भाई जलसा होना है, जुलूस होना है, वीआईपी ने आना है, तुम्हारा काम है खर्चे पूरे करना। वो क्या करता है, वहां की गल्ला मंडी से, वहां की सब्जी मंडी से, वहां की फ्रूट मंडी से, वहां के मेन बाजार के सदर को पकड़ता है, कहता है 5 लाख तूने देना, 5 तूने, 10 तूने, 15 तूने, 20 तूने, नहीं दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। और शाम को वो करोड़ रुपए इकट्ठा करके जलसा करा देता है। डॉक्टर बशीर हसन कहते थे कि जब तक ये निजाम ऐसे चलता रहेगा एसएचओ के सर पे, और इख्तियार का मंबा वो रहेगा। मुझे आप बताइए इरफान बशीर साहब, आप भी सहाफत में इतने सालों से हैं, मुझे नाम लेकर बता दें इतने एसएचओ गवर्नमेंट ने नौकरी से निकाले आज तक, मुझे तो एक भी नजर सिंगल नहीं। नाम कोई बता दे मुझे। आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर मुझे इख्तियार होता, सर वो इसी को आप ही मुकम्मल करें अब एसएचओ की पावर मैं तो हैरान हूं सर कि ये वो, जैसे मैंने पहले कहा, ये ख्वाहिशें या गुफ्तगू हम और आप करते अच्छे लगते हैं। भाई आप जस्टिस हैं, आप ऑर्डर कीजिए सर, आप जो कह रहे हैं कि इख्तियारों से इस्तेमाल कीजिए, कानून आपको ये इख्तियार देता है कि आप एसएचओ को डायरेक्शन दे सकते हैं, आप आईजी को डायरेक्शन दे सकते हैं बुलाकर। क्या वजह है आईजी डीआईजी नाकाम हो जाते हैं? इसलिए कि सर सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं। हर वो बंदा जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाता, सिस्टम उससे आउट दी थिंग्स आउट, बाहर निकाल कर फेंक देता है। अच्छा बंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, कोई गरारियों में फिट नहीं आता, ये गरारी सिस्टम है। और जो गवर्नमेंट भी आती है वो उसी एसएचओ जिसको अपोजिशन में कह रही होती है उन्हें छड़ना नहीं, गवर्नमेंट में आकर कह रही होती है उन्हें साडा भी ख्याल करें। एक दूसरे की मजबूरी है ये। सो जब इलेक्शन देख लें सर, इलेक्शन देख लें आप, एक बार आप मुखालिफ को पकड़ता है वही। सर आपको मजे की बात बताऊं, मैं 6 इलेक्शनों में एज ए प्रिजाइडिंग रहा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद मजिस्ट्रेट का इख्तियार होता है। मजिस्ट्रेट पुलिस के एएसए को फोन करके कह रहा होता है
यार इधर बड़ा तंग करे, इधर आगे कुछ बचा मैनू। जब मजिस्ट्रेट और जज एएसआई को फोन करके कहेगा मैनू बचा, वेयर इज माई मजिस्ट्रेसी? मुझे तो ऑर्डर करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बचाओ। यार वो फलां फलां ऐसे कर रहे, तंग कर रहे हैं। उसकी वजह फिर वही मैं आपसे कहूंगा, जो यूनिफॉर्म के अंदर लोग होते हैं, जो असले के साथ, जो वेपन के साथ खड़े होते हैं, ताकत उनके साथ में होती है। अच्छा, जिसके पास ताकत होती है वो निजाम को जैसे चाहता है मोम की नाक समझकर उसको। आपने पाकिस्तान आर्मी में काम किया, आप पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे। फ़र्क क्या है पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन में, पाकिस्तान आर्मी के जो सिस्टम है रूल करने का और तरबियत का, और फिर जो हमारी डिफरेंट पुलिसिंग दूसरी में, सर बुनियादी फ़र्क सर? अगर तो इरफान बशीर साहब मैं बात करूं अपने रैंक की और मुझसे जी। 2-4 रैंक ऊपर, जैसे मेजर है, कर्नल है, सर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है। और ये वजह बाहर से बेस्ट। लोग आते हैं सर इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऊपर की हिरारकी को छोड़ के बात कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल फौज की बात कर रहा हूं। सर डिसिप्लिन का आलम यह है कि आई यूज्ड टू सर्व 3 ईयर एज कैप्टन साइकोलॉजिस्ट। 3 साल में एक सिफारिश नहीं मेरे पास आई, इसे सिलेक्ट कर लो, इसे रहने दो। अच्छा, मैं आईएसबी सेंटर में इंचार्ज था, मैं कैप्टन साइकोलॉजिस्ट था, मेरी काम था बच्चों को सिलेक्ट करना, सेकंड लेफ्टिनेंट, जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियर। कितने बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आते हैं सर, जरूरत नहीं किसी को सिफारिश करने की। और सिविल में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें 10-20 सिफारिशें नहीं आती। पहला फर्क। दूसरा फर्क, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी पर गया सर, बहुत सुनने वाला वाक्य है। मैं माजरत अगर मेरी आंख में आंसू आ जाए इस वाक्य की वजह से। तो मैं -42 दर्जा हरारत पर पहुंचा, तो रात शाम का वक्त हुआ, तो मैंने कहा मैं देखूं अगले महाजों पे मेरे फौजी क्या कर रहे हैं। तो मैं जाने लगा तो आवाज आई, साहब नीचे, साहब नीचे, साहब नीचे हो जाओ। तो मैंने कहा कौन हो? कहता साहब सूबेदार रियाज जी। मैंने कहा क्या मसला? कहता साहब नीचे हो जाओ, आप नीचे हो पहले। मैं ऐसे नीचे हो गया। उसने कहा साहब दुश्मन सलामी देगा। फौज में क्या सलामी, गोली मारेगा सामने से, क्योंकि अब नए आए, जब नया अफसर आते हैं ना तो सलामी आती दोनों तरफ से। तो मैं नीचे, उसने कहा साहब क्रॉलिंग करो, क्रॉलिंग करो। तो मैंने क्रॉलिंग शुरू की ना। उसने कहा साहब पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैंने कहा तुम मुझे ना समझाओ, सूबेदार आराम से बैठो, मैं तुम्हारे पास आ। साहब ना आओ, इधर इधर गोली लगता है। वो बिल्कुल आगे बैठे होते हैं और उनके आगे सिर्फ 2-3 बोरियां होती हैं, या उनके आगे वो जो है ना वो बर्फ होती है और गन रखी होती है उन्होंने एक। तो मैं खैर रिंगता उसके पास के जब नीचे पहुंचा तो उसने कहा साहब आप क्या करते हैं, आपकी जान बड़ा कीमती है। मैंने कहा तुम्हारी जान नहीं कीमती? उसने कहा साहब हम जैसा रोज पैदा होता है, आप जैसे अफसर कभी कभार पैदा होते हैं, तो साहब आपको ना बचना चाहिए, ये आपको पता है ना कि आप साहब लोग हैं। तो मैंने ऐसी बातें कर, मैंने बैठ के उसके पास मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारा? कहता साहब ठीक हूँ। साहब आप पहला अफसर है जो हमारे पास यहाँ पहुंचा है। मैंने कहा बस यार मेरा दिल किया कि आप लोगों को देखूं। तो ऐसी बातें करते करते मैंने कहा कहाँ से हो? कहता गुजरांवाला से हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की। अच्छा। उसने कहा साहब 3,942 रुपए। अच्छा, 3,942, 4,000 रुपए तनख्वाह। तो मैं ऐसे ही कह लें, गलती कह लें मेरी या ना तजुर्बाकारी, मैंने कहा 4,000 तो तुम्हें गुजरांवाला किसी बैंक के बाहर खड़े होकर मिल सकते हैं, चौकीदारा कर लो, सिपाही हो या चौकीदार हो तुम, कि सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाओ। कहना साहब मैं तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा अफसर समझता था। अच्छा, आप तो बिल्कुल निकम्मा निकला कैप्टन हो के। मैंने कहा क्या मतलब, तुम कैसी बात कर? कहता साहब मैं यहाँ 3,942 रुपए के लिए बैठा हूँ, -42 दर्जा हरारत के ऊपर, मैं इधर बैठा हूँ। मैंने कहा और किस लिए बैठे हो? कहता साहब मुझे शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें कप्तान कहते हुए, मैं यहाँ अपने बेटे को गोली से बचाने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा आपके बेटे को गोली से बचाने? बेटा आपका गुजरांवाला में, आप यहाँ बैठे हो, गुजरांवाला गोली जाए? मैं कहा ऐसे ना मुझे कहा, साहब आप मेरा बेटा नहीं। हाय हाय हाय। साहब अगर सूबेदार रियाज को यहाँ गोली नहीं ना लगेगी तो पीछे आपको लगेगी। सूबेदार रियाज के लिए ये मौत है कि गोली उसके सीने को चीरती हुई तुम तक पहुंच जाए। अगर साहब रियाज इधर बैठा है गोली खाने के लिए, 3,442 रुपए के लिए नहीं बैठा, -42 पे कौन आके बैठता है साहब? मैं तो आपको पढ़ा लिखा कप्तान समझ रहा था, ये क्या बात कर दिया आपने? साहब ये पैसा बहुत पीछे की बात है। साहब मैं किसी एक बच्चे पाकिस्तानी के ऊपर गोली चलता नहीं देख सकता, जब तक सूबेदार रियाज जिंदा इस मुल्क का, गोली गुजरांवाला नहीं जा सकती साहब। तब मुझे पता चला कि यार वो जो 6.5 लाख फौज जिन पे हम रोजाना इल्जाम देते हैं, अगर उसके सूबेदार ना बैठे हो ना बॉर्डर के ऊपर, तो वो गोली लाहौर में मेरे बेटे को आकर लगे। दुश्मन नहीं देख सकता मुझे इस तरह से। सर ये फर्क है उस इदारे के डिसिप्लिन में, उस इदारे की कुर्बानी में, उस इदारे की जांफशानी में, उस इदारे की
उसकी जड़ों, खून और उसके रूह के अंदर जो है ये वतन उतरा हुआ है सर वो अपनी जान की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने बेटे बेटी की परवाह नहीं करते। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये कि इस वतन की हिफाजत के लिए इसकी एक ईंट और एक इंच के लिए तुमने अपनी जान देनी है। और हमारा हर फौजी जो बैठा होता है महाज पे वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूं, मरने के बाद लाश से गुजर के चला जाए तो चला जाए, जब तक मैं जिंदा हूं यहां से गुजर कर कोई नहीं जा हमने एक सकता। वीडियो भी देखी सर के एक जब दहशतगर्दों का हमला हो, सीसीटीवी फुटेज डीजीआईएसपीआर ने जारी की, उसमें हमने देखा कि एक फौजी सिपाही है, वो अपने दोस्त को पीछे कह रहा है भाई मैं पहले गोली खाऊंगा। सर यहां तक होता है कि सियाचिन ग्लेशियर की जब ड्यूटी लगानी होती है ना, हम्म, तो किसी बंदे की जबरदस्ती ड्यूटी नहीं लगाई जाती। पूछ के? वॉलंटियर नहीं, वॉलंटियर करते हैं। अच्छा। और वॉलंटियर की लाइन लगी होती है हाँ, कि प्लीज मुझे भेजें, प्लीज मुझे भेजें। हाँ, आधों को पता होता है हम वापस नहीं आएंगे, हाय 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 हाय। मौसमी हालात ऐसे हैं, कोई हाँ, तोदा गिर जाएगा, हाँ, फायर आ जाएगा, हाँ, लेकिन सर वो सारे के सारे ये सोच कर जाते हैं और घर हाँ, मिलकर जाते हैं कि हाँ, आज मिल रहा हूं, पता नहीं हाँ, दोबारा मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। हाय हाय सर हाय। बहुत फर्क है उस इदारे की सोच, हम्म, ट्रेनिंग, अंदाज, तरबियत, हम्म, एटीट्यूड, बिहेवियर में हम्म, और सिविल में। मैं हम्म, अक्सर कहता हूं कि अगर मेरा बस चले सर, कभी हम्म, जिंदगी में अल्लाह इख्तियार दे, तो हम्म, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को हम्म, और पुलिस सर्विस के लोगों को मैं वहां लेकर जाऊंगा हम्म, और इनको दिखाऊंगा कि मेरा हम्म, फौजी ट्रेनिंग कैसे करता है, हम्म। बॉर्डर पे कैसे बैठता है। आप जब सेकंड लेफ्टिनेंट को सिलेक्ट करने लगते थे, उसकी साइकोलॉजी देखते थे, अब आईएसएस भी टेस्ट कहा जाता है बड़ा मुश्किल है, साइकोलॉजी का बड़ा इम्तिहान लिया जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे मुझे भी याद है कि लोग कहते हैं कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? आप उसका दिमाग पढ़ते हैं उस टाइम, सेकंड लेफ्टिनेंट का। तो 3 ऐसी बातें किसी भी सेकंड लेफ्टिनेंट की अहलियत में जो आप देखते हैं, वो क्या है सर? असल में 3 नहीं 14 क्वालिटीज है, अच्छा 14 14 14 क्वालिटीज जज करनी होती है। मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ जजमेंट कर रहे होते सही हैं। है। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में कोई टेस्ट भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितना कॉम्प्रिहेंसिव आईएसबी टेस्ट है। सही है, कैसे? 4 दिन का होता है, सही 4 है। डेज। सोचिए 4 दिन लगातार हम बच्चे का टेस्ट किए जा रहे हैं। उसे टीएटी से गुजारे हैं, उसे आरआईएसबी से गुजारे हैं, उसे वर्ड एसोसिएशन से गुजारे हैं, उसे ग्रुप डिस्कशन से गुजारे हैं, उसे प्लानिंग से गुजारे हैं, उसे आउटडोर से गुजारे हैं, उसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से गुजार रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी जजमेंट चेक कर रहे हैं। एक्चुअली बुनियादी तौर पर हमें 14 क्वालिटीज चाहिए, जिनमें से पहली 6 जो होती हैं वो मस्ट क्वालिटीज हैं। यानी अगर वो क्वालिटीज बच्चे में नहीं है, हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते फौज के लिए, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं। अच्छा, मजे की बात, वो सिर्फ ये नहीं कि फौज के लिए सूटेबल नहीं, फौज उस बच्चे के लिए भी सूटेबल नहीं। अच्छा। इसलिए कि ये बच्चा ट्रेनिंग निकल कर सकेगा। अल्लाह ना करे ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसकी जान को, इसकी सेहत को कोई खतरात हो सकते हैं। बच्चा समझता है मुझे सिलेक्ट ना किया मतलब मैं नलायक हूं, नहीं। इसकी वजह यह है कि बहुत औकात फिजिकल इंड्योरेंस या मेंटल इंड्योरेंस इस पोजीशन में नहीं होती बच्चे की कि वो ट्रेनिंग कर सके जो हमने कल उसको देनी है। अच्छा। तो हम कई दफा इदारे की बेहतरी साइड पे रखकर उस बच्चे के मुस्तकबिल की बेहतरी देखते हुए उसे नहीं सिलेक्ट कर रहे होते। अच्छा। हमें पता होता है इसके लिए डेंजरस है, हमें पता होता है ये काम नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। वो 6 खूबियां, पहली है कम्युनिकेशन स्किल। सही। हाउ डू यू कम्युनिकेट, सुनते कैसे हो और बोलते कैसे हो। अच्छा। और फिर 90% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नहीं बोलते, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई बॉल कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, प्रोफिक्स स्पेस का इस्तेमाल। उसके बाद होती है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा। मसले का हल कैसे करते हैं और फिर मसले के ऊपर फैसला साजी कैसे करते हैं। तीसरी होती है इमोशनल इंड्योरेंस, जज्बाती इस्तेहकाम कितना, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है आपके अंदर। चौथी होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। ये कुछ खूबियां जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह फिजिकल इंड्योरेंस की, जिस्मानी तौर पर आप इस काबिल हैं कि आप 12 किलोमीटर भाग लें, या आप वेट उठा लें, या आप सजा बर्दाश्त कर लें, या आप भूख बर्दाश्त कर लें, आप बुलंदी पे चले जाएं, आप पानी में तैर लें। तो वो खूबियां जब हम मिलती जाती हैं, हम बच्चे को आगे टेस्ट में ले जाते जाते हैं। अच्छा। जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो ये देखने के लिए कि टेस्ट ने क्या सही मेजरमेंट की, हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिसमें आपने फरमाया एक सवाल का हवाला दिया। कई सवाल होते हैं, मसलन हम ये भी सवाल कर लेते हैं, बेटा तुम लाहौर से आए हो, ये बताओ लाहौर से लेकर कोहाट तक रास्ते में स्टेशन कौन कौन से आए, मिसाल। अब ये देखना चाहते हैं सोशल अवेयरनेस कितनी बच्चे को, बच्चा इर्द गिर्द नजर भी रखता है, कितना फोकस्ड है, इसको पता भी है रास्ते में गुजरने वाला भी आता है, गखड़ मंडी भी आता है, वजीराबाद भी आता है, इसको पता ही कुछ नहीं, ये देखते कुछ नहीं इर्द गिर्द। इसी तरह से हम
अफराद के बारे में, रिश्तों के बारे में, चचा ताया खाला के बारे में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। इसी तरह हम पॉलिटिक्स के बारे में करते हैं, फिल्मों के बारे में करते हैं, पोर्न का पूछते हैं, ब्लूप्रिंट्स का पूछते हैं। ये सारी चीजें एक्चुअली वो चेक कर रही होती हैं जो उसके टेस्ट के जरिए से मुझ तक पहुंचा है। जीटीयू ने टेस्ट किया ना, हाँ उसने जी। कहा जी बच्चे में ये खूबियां, ये खामियां। हाँ। वो इंटरव्यू अथॉरिटी चेक कर रही होती है क्या सही पहुंचे हैं वो हम्म, या गलती हो गई है। गलती होगी। गलती हो जाती है तो फिर हम उस बच्चे को री इंटरव्यू करते हैं, सही। जो कि बहुत कम होते हैं हाँ। चांस, लेकिन होते हैं। जो सबसे अहम बात बताने वाली ये है कि फौज में सिलेक्शन 2-1 से नहीं होती, अच्छा। 3-0 से होती है। या तीनों सिलेक्ट करेंगे या तीनों रिजेक्ट करेंगे। अब 3 कौन होते हैं? नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट, नंबर 2 जीटीओ, नंबर 3 अथॉरिटी इंटरव्यू करती है, जिस सही, चीज से हम कहते हैं। सही। ये तीनों या तो बच्चे को सिलेक्ट करेंगे या तीनों रिजेक्ट करेंगे। अगर 3 में से 2 ने कह दिया कि सिलेक्ट कर लें, ठीक है, एक ने कहा कि नहीं सिलेक्ट करना, अब फिर? तीनों टेबल पे बैठ जाएंगे। अच्छा। 2 एक को यह साबित करेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं सिलेक्ट करना या नहीं करना, या एक उनको कायल करेगा। और अगर फिर भी उनके दरमियान ये मौजूद है तो फिर री टेस्ट किया जाएगा बच्चे का, अच्छा। री इंटरव्यू किया जाएगा बच्चे का, सही। दोबारा इसमें बुलाया जाएगा उसको। सही है। लेकिन 99.9% 3-0 के ऊपर हो जाता है इत्तेफाक कि ये बच्चे में है या ये नहीं है। सो जो सिलेक्शन हो रही होती है वो 99.9% मेरिट बेस्ड हो रही होती है। व्हाई? बिकॉज इस बच्चे ने कल जब भागना है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, जब इसको ककूल हमने लेके जाना है, अगर जरा भी इसमें प्रॉब्लम होगी उन खूबियों में, तो ये बच्चा अपनी सेहत या अपनी जिंदगी गंवा सकता है। हम वहां ट्रेनिंग पे बच्चे मारने के लिए नहीं बैठे हुए, हम तो इनको एसेट बनाने के लिए बैठे हुए अपना। सो हमने वो बच्चे लेने हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो अपने आप को तब्दील कर सकें, जो फौज की जरूरत में ढाल सकें, और जिनके अंदर मुल्क के लिए मोहब्बत हो, जिनके अंदर जज्बा हो, जो अपनी जान देना जानते हो, जो यूनिफॉर्म की सिर्फ अट्रैक्शन में ना आ रहे हों कि जी मैं अफसर बन जाऊंगा और मैं सोसाइटी को यूं कर दूंगा और मैं पुलिस वालों को यूं दिखाऊंगा वाह मैं कप्तान हूं। नहीं, हमें वो चाहिए जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देने को फख्र समझते हो। सो वो खूबियां हम उसकी देखकर तब उसको सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया जो बातें मशहूर की हुई हैं वो नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिक क्राइटेरिया और पूरी वर्ल्ड के बेस्ट टेस्ट जो हैं साइकोलॉजिकल, यो हम इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया में शायद ही कहीं और इस्तेमाल होते हैं। 12 किलोमीटर भागना पड़ता है एक ट्रेनिंग के दौरान, जी जी, या उसके कंधे के ऊपर कुछ भारी चीजें, मैंने तो सुना ईंटें भी रखी होती हैं, जी, जी, जी। और वो कितना मुश्किल है ये किसी बंदे के लिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि भी पहले दिन ही आप उठे और आपको 12 किलोमीटर भगा दिया। अच्छा। होता ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको लेटर आता है, तो जब आपको ट्रेनिंग देनी शुरू करते हैं तो हम स्लोली उसको बढ़ाते हैं चीज़ों को। हम उसकी स्पीड को, हम उसके वेट उठाने को, उसकी जंपिंग को, उसकी मतलब स्विमिंग को, उसकी राइडिंग को, उसकी फायरिंग कैपेबिलिटीज़ को, उसकी माउंटेनिंग कैपेबिलिटी को, वो हम स्लोली बढ़ाते हैं। और फिर जो बच्चे वो नहीं कर पाते उसको हम श्रेड आउट यानी बाहर भी निकालते जाते हैं। ये बच्चा नहीं कर पा रहा, ये बच्चा नहीं कर पा रहा, चांसेस भी देते हैं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसको हम फिर जैसे हमने जीडी पायलट सेलेक्ट किया, वो नहीं चल पा रहा, उसे ग्राउंड कर देते हैं। अच्छा। यानी उसे इंजीनियरिंग में ले जाते हैं, नहीं यार ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। कई जगह यहाँ से उठाकर हम किसी ऑफिस मैनेजमेंट में ले जाते हैं। सो हमने वो हर जगह एक तरह की छिलनी लगी हुई है, वहां पर वो बकायदा उसको छाननी करके देखा जा रहा होता है कि दी बेस्ट बच्चे आए। लेकिन क्योंकि इंसान है ना सर, जरूरी नहीं कि हम सारे फैसले ठीक ही करते हों। कई दफा ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं, कोशिश पूरी होती है निजाम की, निजाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बहुत ही होशियार होते हैं, वो धोखा दे के भी आ जाते हैं। कुछ बात का ऐसा भी होता है कि हम सिलेक्शन में ऐसी गलती भी कर जाते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन आप मोस्टली देखेंगे कि जितनी शहादतें पिछले दिनों आपने पढ़ी हैं कैप्टनों की, मेजर की, क्या किसी एक के बारे में आपने पढ़ा कि एक कदम भी पीछे हटा हो ना? या किसी ने अपना वो रोल अदा ना किया हो, या किसी सिपाही ने कहा होगा जी हमारा साहब जो था वो तो डर के पीछे हट गया, साहब ने आगे गोली खाई है, फौज पीछे खड़ी। यहाँ जिसे हम कहते हैं ना, लीडरशिप की 2 क्वालिटीज होती हैं। पहली होती है लीड फ्रॉम द फ्रंट, दूसरी लीड फ्रॉम बिहाइंड। फौजी को समझाया जाता है यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान अगर आगे खड़ा होगा तो फौज आगे खड़ी होगी, अगर कप्तान पीछे चला जाएगा तो फौजी कभी आगे नहीं जाएगा। सो हमें आगे जाना पड़ता है बताने के लिए कि बेटे पहली गोली मैं खाऊंगा, मेरे बाद गोली आप तक पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके बहन भाई हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके माँ बाप, इतना कुछ है। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आप इस दुनिया में नहीं है और आप बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और आपकी जान चली जाएगी, तो
बंदा तो कह जाए यार पीछे हट जाऊं किसी तरह, या मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी वाइफ जवान है उसका क्या बनेगा, मेरे वालिदैन है, हमारे 100 मसले। तो वो ऐसी क्या चीज है जो उसको वहां से पीछे हटने पे मजबूर नहीं करती? इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो किरदार है वो ट्रेनिंग का है। अच्छा। जो लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो इतना इनकलकेट कर देते हैं 2 साल हम्म। के अंदर हमारे अंदर। हम्म। कुछ तो सिलेक्टिव वो बच्चे किए जाते हैं हम्म। जो मुल्क को, सरजमीन को, हम्म। लैंड को हम्म। अपने तमाम रिश्तों नातों से अवलियत हम्म। देते हैं। हम्म। फिर कुरान मजीद की आयत कि शहीद कभी मरता नहीं है, हम्म। ये इनकलकेट की जाती है उनके हम्म। अंदर। और तीसरा, ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया जाता है कि बेटे वो जिस बाप, जिस माँ, जिस बीवी, जिस बेटे, जिस बेटी, बहन भाई और दोस्तों के लिए तुम ये सारी बातें करते हो, उनकी सर्वाइवल का इन्हिसार तुम्हारे यहाँ खड़े होने पर है। हाँ। जिस दिन तुम यहाँ सो गए वो वहां नहीं हाँ। सो पाएंगे। वाह। जब तक तुम यहाँ जाग रहे हो वो सुकून से सोए हुए हैं। सिर्फ एक माँ बाप नहीं, 14 करोड़ माँ बाप या 22 करोड़ माँ बाप सोए इसलिए है कि तुम बेशक। यहाँ खड़े हो। बेशक। सो बच्चे के जहन में होता है कि एक्चुअली मैं अपनी कौम के लिए जाग रहा हूँ, अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दोनों में इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। उनको बताया जाता है कि बेटे तुम्हारी हैबत जब दुश्मन तक है, तुम्हारे घर वाले सो रहे हैं, इनको सुलाना चाहते हो, आराम देना चाहते हो, ऑनर देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो और शहीद का खानदान कहलाना चाहते हो, तो बेटे इस बॉर्डर पे ड्यूटी दो। फिर वो 3,942 रुपए के लिए सूबेदार रियाज वहां खड़ा नहीं होता, फिर वो अपनी लैंड बचाने और अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, आपका एक्सपोजर, या शायद मैं यूं कहूं कि अल्लाह करीम ने आपको सिलेक्ट ऐसा किया कि आपने आर्मी में एज अ कैप्टन काम किया, पाकिस्तान के सिविल सर्विस में आप काम कर रहे हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सोशल बिहेवियर्स ऑब्जर्वर हैं, मतलब कोई ऐसी टाइम मैनेजमेंट पे आप बात करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप बात करते हैं। यू आर ब्लेस्ड वन। मेरा आपसे सवाल ये है, अब मैं एक चीज़ जो इल्म तसव्वुफ़ है या जिसका मैं स्पेशली ज़िक्र करने लगा हूँ, अशफाक अहमद साहब मरहूम, ठीक है? वो बड़ा मोहब्बत का, बड़ा बड़ा खुलूस का, बहुत ही चाहत का आपका उनके साथ ताल्लुक़ है और वो भी आपके साथ बहुत लाड किया करते थे और मैंने सुना है कि वो आपको मुर्शिद भी कहा करते थे। तो सर वो क्या वाक़या है? वाकई सर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हमारा मेंटल हेल्थ वीक होता है। अच्छा। तो मैं क्योंकि जीसी में पढ़ा हूँ 6 साल, तो हमारा एक मेंटल हेल्थ वीक होता है जिसमें पूरा हफ्ता हम नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की हमारी डॉक्टर अजमल साइकोलॉजी सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी का मैं जिन दिनों जनरल सेक्रेटरी था पार्ट 1 में, तो हमने अशफाक अहमद साहब को बुलाना था, तो मैं उनको घर लेने के लिए गया। अब अशफाक साहब जो थे ना सर, वो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो इतने बड़े आदमी थे कि ये जो बाज़ लोग जो मुखालफत में सोशल मीडिया पे या मीडिया पे उनके खिलाफ बात करते हैं, ये वो हैं जो कभी ज़िंदगी में उनसे मिले नहीं उनकी पर्सनैलिटी का। अगर वो शख्स पैसा कमाना चाहता, अगर वो रियासती हुक्मरानों के हाथों खेल रहा होता, तो आज उसका घर बिकता ना सर। आज उनका वो घर 121 मॉडल टाउन बिक चुका है, शायद लोगों को पता नहीं। तो उनको जब लेके मैं वहाँ पहुँचा, तो आमतौर पे ये होता है ना कि जैसे आप खड़े हैं अशफाक साहब के साथ और अशफाक साहब आपका बाजू पकड़ के ले जा रहे हैं, तो देखने वाला समझता है कि उनका बेटा होगा, इतनी ऑनर कर रहा है या गाड़ी से उतार रहा है, दरवाज़ा खोल रहा है, हाथ पकड़ रहा है, वो इसका हाथ पकड़ रहे हैं। तो वो हुआ ये कि हम वो खालिद आफ्ताब साहब प्रिंसिपल थे, तो उनके कमरे के बाहर कुछ बच्चे बच्चियाँ खड़े थे, तो सहाफ़ी भी खड़े थे, उस प्रोग्राम की कवरेज करने आए थे। उस दिन हमने एक डिबेट करवानी थी कि क्या तसव्वुफ और सूफीज़्म इस्लामी है कि नहीं है। अच्छा। और 2 बड़े जॉइंट हमने बुलाए हुए थे, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और अशफाक अहमद साहब। तो 2 हमने डाइस या पोडियम रखे हुए थे, एक पे इनको खड़े करने, एक और हमने कहना था हमें फैसला कर दें हमने किधर जाना है। तो जब इनसे किसी सहाफ़ी ने वो सवाल किया और देखा, तो उन्होंने कहा जी ये आपके बेटे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे मुर्शिद हैं। अच्छा, ये मेरे लिए भी नई बात थी, क्योंकि अभी बात हुई नहीं था। तो मैंने यूं करके देखा, तो उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया ना, चुप रख। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, तो मैं गाड़ी में उनको घर छोड़ने जा रहा था मॉडल टाउन, तो मैंने कहा बाबा ये आपने क्या बात की कि मैं आपका मुर्शिद हूँ? कहने लगे मुर्शिद रुश्द से निकला है,
तो रुश्त का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। मेरी गड्डी कौन चलांदा? मैंने कहा जी मैं। कहते गड्डी नूं रस्ता कौन दिखांदा? मैं कहा जी मैं। कहते तुसीं मेरे रुश्द होए, केड़े सिग्नल तो मुड़ना है किधर जाना मैंने तो पता ही नहीं, तो तुम मेरे मुर्शिद हो। मैंने कहा बाबा मुर्शिद की ये तारीफ मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी कि अगर कोई आपका ड्राइवर है तो आपका मुर्शिद है। तो वो असल में जो बुनियादी बात ये थी, वो लफ्ज का खेल नहीं था, वो नीयत का खेल था। अशफाक साहब के यहाँ किसी बच्चे या बच्ची को अपने से बड़ा करना उनकी तबीयत में था। अच्छा, वो तबीयत में कैसे था? मतलब आप गए ना सर और आपने कोई किताब उनके आगे रख कर सर इस पे ऑटोग्राफ दें। अब उन्होंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी होती थी, पता क्या लिखते थे? बेटे मेरा दिल करता है आपसे किताब उधार लेकर पढ़ूं, साइन कर देते। अब अपने आप को बड़ा नहीं किया, उस बच्चे की उस किताब को बड़ा कर दिया, उसकी चॉइस पे, उसकी सिलेक्शन पे कि बड़ी अच्छी किताब। इस मिसाल से आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार मैंने कहा बाबा मुझे कैसे पता चले कि कोई शख्स सही है कि गलत है, बड़ा है कि छोटा है, सूफी है कि सूफी नहीं है? तसव्वुफ में ना कभी सारे एक पॉडकास्ट करेंगे इस पूरे मौजू पे। एक होता है तसव्वुफ, एक होता है मुतसव्वुफ, एक होता है मुस्तसव्वुफ, जाली जिसको हम कहते हैं जाली। तो मैंने कहा कैसे पता चले कि ये जाली है, ये असली है, ये बाबा है, ये बाबा नहीं है? तो उन्होंने सर एक जुमला बोला, खुदा की कसम ऐसी डेफिनेशन किताबों में मिलती ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा बेटे अगर तुम किसी बाबे, किसी मुर्शिद, किसी सूफी, किसी बड़े आदमी के पास बैठो, वो खुद को छोटा करके तुम्हें बड़ा कर दे तो वो सच्चा है। वाह 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 वाह। जो तुम्हें छोटा कर दे वो छोटा है। हाय। ये उनकी जिंदगी में उनकी ये तबीयत जो थी वो थी कि जो उनके साथ जुड़ गया अशफाक उसे बड़ा कर देते थे। वाह। इतना बड़ा कर देते थे कि उसे मुर्शिद तो क्या, उसे जो भी कहना पड़ता था वो कहते थे ताकि इस बच्चे की हौसला अफजाई हुई आगे बढ़ सके। सो उस वाक़े की तो ये बैकग्राउंड है। कभी आप टाइम रखिए तसव्वुफ पर, इशफाक साहब पर, सूफी इकबाल साहब पर, सूफी नेक मोहम्मद साहब पर, इब्राहिम सिंधी साहब पर, ये कुछ बाबे हैं जिनके साथ मेरा तल्लुक रहा। इस पे बात करेंगे कभी इंशाल्लाह ताला। पूरा 1 घंटा 2 घंटे चाहिए मुझे, तब बात हो सकेगी उनके ऊपर। इस पूरे मामले के ऊपर इशफाक अहमद साहब के साथ डॉक्टर साहब का बहुत लाड, बहुत प्यार, ये उनको बाबा कहते हैं और आपा बानो कुदसिया को मामा कहते हैं और फिर अम्मा कहते हैं। और ये पूरा मामले के ऊपर इंशाल्लाह एक खुसूसी तौर पे मैं ऑन एयर डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें टाइम दीजिए इंशाल्लाह। और इल्म लुदनी का भी सर जी इंशाल्लाह पूरी बात करेंगे इस पे पूरी बात करेंगे। वंस अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया और सबसे बढ़ के आपके अंदर कोई फिल्टर नहीं है सर। आपने इस मुआशरे का वो अक्स दिखाया जो लोगों के वहमो गुमान में ही नहीं है सर, जो लोग सोचते भी नहीं है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद इज़्ज़तें, कामयाबियाँ अता फरमाए और इसी तरह आपका साया हम पे सलामत रखे और आप इस मुआशरे को इसी तरह राह रोशन की तरफ गामज़न करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।